हेलो फ्रेंड्स, आज एईसीसी का जो वन शॉट वीडियो है सारे बताएंगे। सारे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा रीड करके यहाँ पे आपको बताएंगे। तो एईसीसी वैसे पीडीएफ भी आप परचेज कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, खासकर है 3-4 पीजी का भी है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक तो सारे सब्जेक्ट का है और गेस्ट पेपर 2-3 सब्जेक्ट का है, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम हिंदी मीडियम में देखेंगे एईसीसी का वन शॉट। सभी क्वेश्चन को आप एक नज़र देख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके ही, और तब उसके बाद ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे 2024 से 26 सेशन हो या 2025 से 27 सेशन, सबके लिए है। तो इसमें सारे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। जो कभी आपने नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे, और जो पढ़ा होगा उसको बस बीच में कहीं कहीं से बता देंगे। ऐसे बताएंगे कि आपका सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा एक ही वीडियो के हेल्प से। तो इस तरह के पीडीएफ परचेज कर सकते, देख सकते इतना सारा क्वेश्चन को जानेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बता चुके हैं तो वो फिर से बताएंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब है। ऑब्जेक्टिव में जैसे यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है। जीव जंतु ये पर्यावरण का घटक नहीं। इस तरह के सारे क्वेश्चन को बता चुके हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव अभी नहीं बता रहे, मेन सब्जेक्टिव अभी बता देते। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव आप आसपास के लोगों से देखकर भी बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव तो ऐसे बहुत ईजी आएगा, 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप अगल बगल से पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव चीट करना पीजी एग्ज़ाम में मुश्किल नहीं है, मेन होता है ये थ्योरी। तो यहाँ पर है पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता बताए हुए। इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड करेंगे या कर चुके हैं, आप ज़रूर देख लीजिए। अभी हिंदी मीडियम वाला गेस्ट पेपर से आपको बता देते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र, सबसे पहले समझिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पारी जोड़ स्थिति, मतलब हमारे चारों ओर के जो स्थिति आपको दिखाई दे रहा होगा उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तंत्र हो गया एक सिस्टम जो आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। तो उसी की विशेषता यहाँ पे है। तो इसका विशेषता क्या है कि निश्चित समय इकाई वाला पारिस्थितिक तंत्र उस सभी क्षेत्र के जीवधारियों एवं उसके भौतिक पर्यावरण के सकल के प्रतिनिधित्व करता है। इसकी संरचना में 3 मूलभूत संगठक द्वारा होता है: ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक संगठन। ये सब इसका विशेषता है। ये सब होते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में एक भूतल एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, तो ये सब एक न एक जगह तो रहता है। या उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की इकाई समय के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र का समय आयाम भी होता है। उसके बाद जैविक ऊर्जा, ये सब जो है पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड कुछ कुछ बात आप लिख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप लगभग 1 से 1.5 पेज में लिखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज, और मिनिमम मिनिमम तो आधा पेज भी लिखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 पेज करके लिखिए। तो ये सब उसका विशेषता बताया जा रहा है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता क्या है, यानी कि स्थिरता के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि स्टेबिलिटी, पारिस्थितिक तंत्र स्टेबल है कि नहीं उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ होता है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक तत्व उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन की स्थिति बना रहना। तो स्थिरता वही होता है जो इकोसिस्टम में जो हमेशा काम होते रहता है, वो हमेशा संतुलन बना रहता है। संतुलन बना रहता है तो उसके लिए ये बात आपको मालूम होगा कि उसको ये खाता है, उसको ये खाता है, उसको ये खाता है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा भी होना हमारे फ़ायदेमंद होता है। वो इकोसिस्टम को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। तो टी ब्रॉक 1967 में प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र में स्थिर दशा को निम्न रूप में परिभाषित किया है। तो दोलन रहित स्थिति, यानी कि नॉन ऑसिलेशन स्टेबिलिटी। नॉन ऑसिलेशन स्टेबिलिटी मतलब हो गया कि कतिपय विद्वानों में पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर प्रजातियों की संख्या को स्थिरता या किसी प्रजाति के एकाकी जीवों की संख्या में स्थिरता के संदर्भ में व्यक्त किया है। यानी कि वह ज़्यादा ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र में। एकाएक अगर कोई चीज़ खत्म हो गया, कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा या कोई वस्तु हट गया, तो उससे पारिस्थितिक तंत्र ये हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी उसका ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए नॉन ऑसिलेशन स्टेबिलिटी रहना चाहिए। स्थिरता, लोचकता या सहनशीलता, तो स्थिरता में
ये लोचकता होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पर है कि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बाह्य कारकों द्वारा होने वाले परिवर्तनों को सहन करने की पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता अथवा बाह्य परिवर्तन के बाद पारिस्थितिक तंत्र के अपने मौलिक दशा में वापसी के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यानी कि थोड़ा सा अगर कुछ इसमें से नुकसान भी होता है तो फिर से वो अपने पहले जैसा स्थिति बना लेता है, तो ऐसा रहना चाहिए। तो स्थिरता, लोचकता या सहनशीलता यही होता है। लोचकता या सहनशीलता, स्थिरता यानी कि रिसाइलेंस, स्टेबिलिटी। तो इसी तरह की बात है, अगर कुछ समाप्त होता भी है यानी कि डिस्टर्ब होना चाहता है इकोसिस्टम, तो फिर से मेंटेन कर लेता है। जैसे अगर किसी मौसम में घास से अगर ख़त्म होता है तो फिर बारिश का मौसम के बाद वह घास उगने लगता है, तो यह इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी बनाने में मदद करता है। फिर है इलास्टिक स्टेबिलिटी, प्रत्यास्थ स्थिरता। इसका मतलब ये वही बात हुआ कि जब पारिस्थितिक तंत्र में बृहद स्तरीय व्यवधानों या अव्यवस्थाओं के बाद प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता स्थापित हो जाती है। तो वही बात बता रहा है कि अगर बृहद स्तरीय व्यवधान हो यानी कि ज़्यादा अगर नुकसान होता है पारिस्थितिक तंत्र को, तो उसके द्वारा फिर से अगर अपनी स्थिति में आ जाता है, तो वही होता है प्रत्यास्थ स्थिरता। चक्रीय स्थिरता हो गया कि जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में एक नियमित बाह्य परिवर्तनों के साथ समायोजन हो जाने पर, मतलब वो इरेगुलर मैनर में स्थिरता हमेशा आते रहता है, तो वो चक्रीय स्थिरता होता है। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा तथा परिभाषा बताइए। तो परिभाषा तो बता चुके हैं कि हमारे चारों ओर जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब देख रहे हैं और पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरेक्ट करना मतलब हो गया अंतर संबंध रखता है, तो वो पारिस्थितिक कहलाता है। तो इस तरह के है। उसके बाद यहाँ पर है अवधारणा। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के यहाँ पे बताया है। तो जो है इसका आगे चलकर ओएकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक्स आया है, तो द्वारा वाणिज्य के प्रबंधन नियमों का पालन रूप में ओएकोलॉजी या इकोलॉजी, जो कि होता है जैविक जगत के प्रबंधन के नियमों का विज्ञान के रूप में विकास हुआ है। तो यही अवधारणा है। ऐसे ही धीरे धीरे कर कर के इकोलॉजी का विकास हुआ है। और यहाँ पे जैसे कुछ बातें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद जो मैकफर्डियन 1957 में इन्होंने ये बोला कि पौधे या जंतुओं तथा पर्यावरण के बीच संबंध को नियंत्रित तथा संचालित करने वाले नियम तथा सिद्धांतों ज्ञात करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये सब अलग अलग साइंटिस्ट ने, जो अलग अलग इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना विचार प्रकट किए। उसमें से नाम थोड़ा सा लिख सकते हैं ये सब के। फिर उसके बाद यहाँ पर है जैसे ईपीओडम ने क्या बताया। ईपीओडम में 1963, 64, 69 और 1971 में पारिस्थितिक परंपरागत परिभाषा यानी कि जीवों तथा पर्यावरण में अंतर संबंध के विज्ञान के रूप में उन्होंने पारिस्थितिकी की जो परंपरागत है उसको पुनः निरूपित करने की दलील पेश की, क्योंकि ओडम की मान्यता थी कि जैविक तथा अजैविक हो गया, जैसे भौतिक और जैविक मतलब जीव जंतु, तो ये दोनों संगठक एक दूसरे से न केवल अंतर संबंध होते हैं, वरन ये दोनों संगठक एक निश्चित तंत्र की भांति क्रमबद्ध रूप में कार्यशील भी होते हैं। अतः ओडम ने पारिस्थितिक तंत्र की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है या पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है। जो प्रकृति संरचना किया हुआ है और वो कार्य करते हैं प्रकृति द्वारा जो भी है, तो उसी का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र का उद्देश्य तथा इसका विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। तो पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं क्या क्या चीज़ में। तो इसका बहुत सारा उद्देश्य है जो स्टडी करते हैं, यानी कि मानव जनसंख्या में जो वृद्धि हो रहा है उसको कायम करने के लिए अगर पारिस्थितिकी को समझ गए तो लंबे समय तक उसका गुणात्मक वृद्धि कर सकते हैं, अगर पारिस्थितिक तंत्र को समझ गए तो। इस तरह के बात यहाँ पर उद्देश्य बताया हुआ है। अब पारिस्थितिक तंत्र की संतुलन पर अधिक बल दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर इतने सारे साइंटिस्टों ने बात बताया है। तो इतना ज़्यादा
डेप्थ से नहीं पूछा जाएगा, एक एक साइंटिस्ट नहीं पूछेगा, जो होगा ऊपर ऊपर बात ही पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या, पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा दे, इस तरह की बातों को पूछा जाएगा। पारिस्थितिकीय कर्मता क्या है? तो पारिस्थितिकीय नीचे या नीचे की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम जे ग्रीनेल द्वारा 1917 में किया गया, परंतु इसका विकास एवं संवर्धन चार्ल्स एल्टन 1927 ने किया। जी.ई. हचिंसन ने पारिस्थितिक नीचे की परिभाषा जैव भौतिक आधारों पर प्रस्तुत की। पारिस्थितिक नीचे का विभिन्न पारिस्थितिक विज्ञानियों द्वारा प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया, जैसे कि नीचे व्यक्त किया जा रहा है। प्रजातियों की भूमिका के रूप में किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी खास प्रजाति के विशेष कार्य के संदर्भ में। तो ये अलग अलग जो पारिस्थितिक, इस क्वेश्चन में उतना कुछ खास नहीं था यहाँ पर। जो नीचे है यानी कि एक लेवल होता है, जैसे जितने सारे कीड़े मकोड़ा है उसका एक अलग लेवल होता है, फिर मेढक होता है, ये सब का अलग लेवल होता है। तो ऐसे ही एक लेवल होता है, उसी को नीचे कहते हैं, नीचे, जिसको इसमें बताया रहा है। गहन पारिस्थितिकी से क्या समझते हैं? तो गहन पारिस्थितिक पर्यावरण से संबंधित है और यह एक विचारधारा मानी जाती है कि ऐसी संकल्पना जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के क्रांतिक उपायों को जोड़ देती है, तो वो कहलाता है गहन पारिस्थितिकी, जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के क्रांतिक उपायों पर जोर देती है। गहन पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित है अथवा यह विचारधारा मानी जाती है कि एक ऐसी संकल्पना जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण यानी कि संरक्षण के ये जोर देती है। गहन पारिस्थितिक शब्दावली का सर्वप्रथम नॉर्वे के एक्टिविस्ट एवं दार्शनिक अर्निस्ट नेस ने सन 1972 में प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिकी का मुख्य विषय यह है कि पृथ्वी का एक हिस्सा है, न कि उससे अलग है। तो गहन पारिस्थितिकी उसका एक मुख्य विषय है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरह से बताया गया है। फिर उसके बाद है सतही पारिस्थितिकी से क्या समझते हैं? तो जैसा कि सतही से नाम लिया जाता है कि जो मुख्य रूप से संसाधन, अवनयन तथा प्रदूषण से संबंधित हो, तो वो कहलाता है सतही पारिस्थितिकी विचारधारा। यह एक तरह का मानव केंद्रित है, क्योंकि मानव पृथ्वी को बचाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहता है। तो सतही जान गए, सतही पारिस्थितिकी तंत्र किससे रिलेटेड है? मेन सतह पर क्या प्रदूषण ये सब रहते हैं, तो उससे रिलेटेड है। सतही पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उसके बारे में है कि यह इस दृष्टिकोण में विश्वास करती है कि प्रकृति में मानव एक दूसरे से अलग है, मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है। यदि इस विचारधारा की मनुष्य के प्राकृतिक संसाधनों को विदोहन के का पूर्ण अधिकार है, यानी कि इस विचार की धारा देख रहे हैं कि जो मनुष्य है वह प्राकृतिक चीज़ को ख़त्म कर सकता है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। इसीलिए उसको बचाने के लिए ये सतही पारिस्थितिक को अपनाना चाहिए कि ये प्रदूषण होता है तो उससे कैसे बचे। तो इसी के बारे में यहाँ पर है कि सभी पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं परिरक्षण एवं प्रिजर्वेशन की वकालत करती है, क्योंकि इन सभी को अंतर्निहित मान होता है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर वो सभी बातें थी। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जान चुके, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की परिभाषा दिए हैं। फिर है पारिस्थितिक तंत्र के संगठक बताएं। तो इसका संगठक क्या है? जैसे अजैविक हो गया, अजैविक को जिसको भौतिक संगठन या इसी को फिजिकल संगठक कहिए या एबायोम कहिए, इस तरह कितना सारा नाम है। उसके बाद जैविक संगठन हो गया जिसमें जीव जंतु ये सब आते हैं। और यदि भौतिक संगठक के ऊर्जा पक्ष को पारिस्थितिक तंत्र का चालन में उसकी अहम भूमिका को देखते हुए अलग रूप में रखा जाए तो पारिस्थितिक तंत्र को 3 संगठक होते हैं। यानी कि ऊर्जा के हिसाब से बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में 3 संगठक होते हैं। सबसे पहला हो गया ऊर्जा संगठक, सेकेंड हो गया अजैविक या भौतिक संगठक, तीसरा हो गया जैविक संगठन। तो ऊर्जा संगठक में जनरली ऊर्जा से रिलेटेड काम होता है, जैविक में हमेशा जीव जंतु भाग लेता है और अजैविक में जो फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं उससे होते हैं निर्भर। अब यहाँ पर है जैविक संगठक में बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसमें स्वपोषित
संगठक नाम से पता चल रहा है जो खुद से भोजन प्राप्त कर ले वो संगठन को स्वपोषित करते हैं। मेनली पेड़ पौधे आते हैं। परपोषित में मेनली जीव जंतु आते हैं। और परपोषित में भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मृतजीवी, परजीवी, प्राणी समभोजी, तो ये सब आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता को बताएं, तो स्थिरता को देख चुके हैं। अस्थिरता उसे से रिलेटेड है। अगर लगातार कोई जीव जंतु खत्म होते रहेगा तो इसके कारण अस्थिरता आ जाएगा, तो उसी से रिलेटेड जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है। देन उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि वस्तुओं के समूह को तंत्र कहते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के तंत्र होते हैं, जैसे विलक तंत्र, जो एक सिस्टम यहाँ पर है, एक सिस्टम यहाँ पे है, दोनों सिस्टम अपना अलग अलग काम करता है, तो वह विलक तंत्र कहलाता है। उसी तरीक़ा से बंद सिस्टम में हो गया, एक सिस्टम है और उसके अंदर काम हो रहा है कोई काम, तो वह बंद से तंत्र कहलाता है। खुला या विपरीत तंत्र, तो यह तंत्र वो होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थ दोनों का सतत निवेश एवं आवागमन होता है। इस प्रकार विपरीत तंत्र इस तरह कार्य करते हैं कि ऊर्जा तथा पदार्थ का निवेश तथा बहिर्गमन में संतुलन बना रहता है तथा सदैव स्थिर दशा की ओर उन्मुख होता है। जीव मंडल का परिचय दे, तो जीव मंडल के परिचय में यहाँ पर है कि जीव मंडल एक जीवनदायी तथा जीवन पोषक परत होती है जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण है, जिसके अंतर्गत पौधे जंतुओं जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। JTV के अनुसार जीव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवित जीव रहते हैं। तो इस तरह के बात उन्होंने बताया जीव मंडल के बारे में। जीव मंडल सीधे समझिए तो जो जीव मंडल में अजैविक मतलब जैविक और अजैविक, यानी कि सिर्फ जीव ही नहीं बल्कि जो निर्जीव है वो भी इसमें शामिल होते हैं जीव मंडल में। जीव मंडल में यहाँ पर देख रहे हैं कि जीव मंडल के इस आवरण के संगठक सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, स्थल, मिट्टी तथा शैल की परत से होती है। तो जो 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु हो गई, चाहे जल, स्थल, मिट्टी, ये सब होती है, तो इस तरह के परत को जीव मंडल कहते हैं। चाहे धरती से नीचे आप जाइए, चाहे धरती से ऊपर जाइए। जीव मंडल की ऊपरी परत का निर्धारण ऑक्सीजन, नमी, तापमान तथा वायु दाब की सुलभता तथा प्राप्यता के आधार पर किया जाता है। परिणाम स्वरूप बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान, ऑक्सीजन, नमी तथा वायु दाब में ह्रास के कारण जीव मंडल का ऊपरी सीमा अधिक ऊंचाई तक संभव नहीं हो पाती है। यद्यपि वायुमंडल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैक्टीरिया की उपस्थिति का नासा द्वारा पता चला है, परंतु वायुमंडल की मात्रा निचले भाग में ही जीव अधिक पाए जाते हैं। जो वायुमंडल के नीचे भाग है वहीं पे ज़्यादा जीव जंतु पाया जाता है, जहाँ पर उनके विकास एवं संवर्धन के लिए पर्यावरणीय दशाएं अधिक अनुकूल होती है। जीव मंडल की निचली सीमा, जैसे मृदा की गहराई या सागरीय गहराई की बात करें तो ऑक्सीजन तथा प्रकाश की सुलभता तथा प्राप्यता द्वारा निर्धारित होती है। तो वही यहाँ पे है कि ज्ञातव्य कि जीवों के पनपने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन तथा सूर्य की प्रकाश होती है। सागरीय भाग में 9 किलोमीटर यानी कि गहरे सागरीय खड्ड की गहराई तक तथा ऊपरी सागरीय जल तल जहाँ जीवों का पता लगाया है। स्थलीय भाग, महाद्वीपीय भाग पर कुछ मीटर की गहराई तक, जहाँ तक वृक्षों की सबसे लंबी जड़ पहुँचती है, जिस गहराई के बिल में रहने वाले जंतु रहते हैं, जीव मंडल का विस्तार पाया जाता है। तो जीव मंडल कहाँ कहाँ पे होता है वो आपने देख लिया। अब यहाँ पर है ओजोन छिद्र, ओजोन लेयर डिप्लीशन किसे कहते हैं, तो सिंपल है, ओजोन परत में रेगुलर सूर्य की रोशनी यानी कि जो सूर्य का विकिरण है उसके कारण या प्रदूषण के कारण उसमें डिप्लीशन यानी कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है तो वो कहलाता है ओजोन छिद्र। तो इसके बारे में यही है, ओजोन क्षरण या अल्पता, इसी को ओजोन क्षरण भी कहते हैं या अल्पता भी कहते हैं। तो इसके बारे में ये बातें हैं कि ये जो होता है अध्ययन के लिए एक बहुराष्ट्रीय खोज यात्रा ने वसंत काल यानी कि मार्च से अक्टूबर में अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर दिया। कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिकों के इस खोज दस्ते ने अंटार्कटिक के ऊपर विस्तृत वायुमंडलीय क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल के दोगुने भाग में ओजोन स्तर का उपग्रह, वायुयान, गुब्बारे आदि की सहायता से
उन्होंने मापे और मार्च से अक्टूबर 1987 तक इसका काम किया और इस खोज दस्ते के माध्यम से निम्न तथ्यों को प्राप्त किया। तो उन्होंने ये बातों को प्राप्त किया, जैसे यहाँ पे 15 अगस्त 1987 से 7 अक्टूबर 1987 के बीच ओजोन की औसत प्राकृतिक सांद्रण में 50% की गिरावट आई। जो औसत वहाँ पर कंसंट्रेशन था, प्राकृतिक एवरेज नेचुरल कंसंट्रेशन में 50% की गिरावट आई तथा कुछ क्षेत्रों में ओजोन के सांद्रण में 100% की कमी हो गई। ओजोन पूर्णतया लुप्त हो गई, जिस कारण ओजोन रहित छोटे छोटे क्षेत्र बन गए। कहीं पे ओजोन था ही नहीं, तो इस तरह के छोटे छोटे क्षेत्र बन गए ओजोन परत या ओजोन मंडल में। इस ओजोन रहित भागों को ओजोन छिद्र किया गया। जहाँ पे ओजोन नहीं रहता है तो उसको ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन क्षरण के निर्माण तथा ओजोन क्षरण के कारण। तो ओजोन क्षरण का निर्माण कैसे होता है? तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा भी होता है और मानव जनित प्रक्रिया द्वारा भी होता है। और इसका क्रियाविधि कैसे होता है ओजोन क्षरण, वो भी है। तो प्राकृतिक क्रिया में हो गया, जैसे कि सौर कलंक, यानी कि जो सन का स्पॉट होता है, अगर अत्यधिक वह इंटेंसिटी से आता है, अधिक अगर उसके पास रोशनी है, तो उसके कारण अधिकतम ऊष्मा का विसर्जन के परिणाम स्वरूप सौरिक क्रियाकलाप में वृद्धि हो जाती है। और इस कारण नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड में, जो नाइट्रोजन रहता है ओजोन लेयर पर, तो वह नाइट्रोजन जो है नाइट्रस ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय भागों के ऊपर वायुमंडल में 11 वर्षीय चक्र के अंत में नाइट्रस ऑक्साइड 30 से 60% वृद्धि हो जाती है। और मध्य अक्षांशों से नाइट्रस ऑक्साइड का शीतकाल में, जो ध्रुवीय रात्रि होते हैं, मध्य अक्षांश से नाइट्रस ऑक्साइड का शीतकाल में ध्रुवीय रात्रि ध्रुवों के ऊपर वायुमंडल में पवन संचार द्वारा परिवहन हो जाता है तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो समताप मंडल तक पहुंच जाती है। यह नाइट्रस ऑक्साइड प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ओजोन का विनाश करती है। यह नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरीन द्वारा होने वाले ओजोन के विनाश की प्रक्रिया को तेज कर देती है। तो यहाँ पर सिंपल समझिए कि नाइट्रोजन रहता है, वहाँ पे सूर्य की ज़्यादा रोशनी के कारण नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और वहीं पे देखेंगे तो ये भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरीन द्वारा होने वाले ओजोन के विनाश की प्रक्रिया को और तेज़ कर देता है। जो वहाँ पे क्लोरीन होते हैं वो और तेज़ कर देता है। तो इस तरह की ये काम होता है। फिर उसके बाद यह भी है कि इसके अलावा ओजोन जो O3 होता है, ओजोन 3 का परावैज्ञानिक सौरिक विकिरण द्वारा विनाश होता है। O3 होता है, अगर सनलाइट ज़्यादा है तो O3 जो है वह O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन एटम O में विलगाव हो जाता है ज्ञातव्य की प्राकृतिक क्रिया द्वारा। इस तरीके से ओजोन के क्षरण होता है। और क्योंकि प्राकृतिक कारणों से जितनी ओजोन का क्षय होता है, प्राकृतिक कारणों से ओजोन का निर्माण उतनी ही मात्रा में भरपाई हो जाती थी। वहाँ पे ओजोन डिप्लीशन होते रहता है, फिर मतलब ये होता है ख़त्म होता है, मतलब फिर से बन भी जाता है। तो प्राकृतिक कारण की यह विशेषता कि जो वो काम करता है ओजोन परत के फ़ायदा के लिए, वो नुकसान के लिए भी करता है, मतलब दोनों काम करके मेंटेन किया रहता है। वहीं पे अगर मानव की बात करते हैं तो मानव में गतिक क्रियाविधि द्वारा वायुमंडलीय संचार के माध्यम से ओजोन का वायुमंडल में पुनः वितरण होता रहता है। यह जानकारी प्राप्त है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से ओजोन का वायुमंडल के ऊपरी भाग में पवन संचार द्वारा 60 से 70 डिग्री दक्षिण अक्षांशीय के बीच होने वाले भाग में परिवहन हो जाता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ वाला बातें हैं। तो दोनों दोहराता है। ओजोन क्षरण का प्रभाव बताइए। तो ओजोन क्षरण का प्रभाव क्या क्या है? तो सबसे पहले यह जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। जो जलवायु हमारे क्लाइमेट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण मौसम उल्टा सीधा हो जाएगा, तापमान में भी गड़बड़ी होगा, फिर सनलाइट ज़्यादा आने लगेगा धरती पर। तो ये सब मानव समुदाय पर भी प्रभाव पड़ता है, जिस पर त्वचा कैंसर का चांस रहता है। फिर उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाता है और ओजोन परत ये कम रहेगा। फिर श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सब है। फिर जैव समुदाय पर प्रभाव, सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं बल्कि जितने भी सारे जीव जंतु हैं सभी पर इसका प्रभाव खराब पड़ेगा। तो इतने सारे कारण हैं। ओजोन परत की रक्षा एवं अनुरक्षण पर प्रकाश डालिए। तो ओजोन परत की रक्षा आप कैसे करेंगे? जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है या डिप्लीशन हो रहा है या
छिद्र हो रहा है उसको कैसे बचाएंगे। तो इसके बारे में ये है कि ओजोन को नष्ट करने वाले रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये नष्ट कर देता है ओजोन, तो उसका उपयोग हम कम करेंगे। उसके बाद ओजोन नाशक रसायनों के स्थान पर जो ओजोन नाशक जो भी रसायन होते हैं उसके जगह पे वैकल्पिक रसायनों का उत्पादन का प्रयास, जिनके उपभोग से ओजोन पर कोई भी खराब प्रभाव नहीं पड़े, तो ऐसा हम लोग का उपयोग करना चाहिए। तो ये मेन दो कारण हैं। उसके बाद और सारा डिटेल में ये बताया हुआ है। उसके बाद पर्यावरणीय प्रकोप के बारे में आपको बताना है। तो उस चरम घटनाओं को पर्यावरणीय प्रकोप कहते हैं जो या तो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है या मानव जनित, और किसी भी तंत्र को सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती है, तो वह कहलाता है पर्यावरणीय प्रकोप। तो मनुष्य द्वारा समायोजन कठिन हो जाता है, मनुष्य की संपत्ति का भारी क्षति होती है एवं मानव एवं जीव जंतु पर मतलब वो दोनों को बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये मानवीय पर्यावरणीय प्रकोप होता है जिसके द्वारा पर्यावरण अपना मतलब पर्यावरण का ह्रास होता है और जीव जंतु पर खराब प्रभाव पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड ये बात बताया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर है कि पर्यावरणीय अवनयन की परिभाषा दीजिए। तो पर्यावरण अवनयन यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक प्रक्रम तथा क्रिया ये जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूल आवास क्षेत्रों का निर्माण करती है, जबकि जैविक समुदाय खासकर मनुष्य तथा भौतिक पर्यावरण परिवर्तन करते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर जीवधारियों के आविर्भाव काल से ही विभिन्न प्रकार के जीव भौतिक पर्यावरण के विभिन्न संगठक में परिमार्जन करते आ रहे हैं। तो ये पर्यावरण अवनयन में आता है। तो अलग अलग पर्यावरण अवनयन का और बात बताया हुआ है। सविंद्र सिंह ने ये बात बताया कि पर्यावरण अवनयन का अर्थ है पर्यावरण के भौतिक संगठक में जैविक प्रक्रमों खासकर मनुष्य की क्रियाओं द्वारा इस सीमा तक ह्रास एवं अपक्रमण से हो जाना कि उसे पर्यावरण की स्वतः नियामक क्रियाविधि जो होम्योस्टैटिक क्रियाविधि द्वारा भी सही नहीं किया जा सकता है। तो पर्यावरण अवनयन ये होता है, यानी कि पर्यावरण को समझिए डिस्टर्ब जो करते हैं तो वह पर्यावरण अवनयन आता है। दूसरे शब्द में ये कहा गया कि पर्यावरण अवनयन का अर्थ ये होता है कि मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा संगठनों की आधारभूत संरचना में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में इस सीमा तक ह्रास होना कि प्रतिकूल परिवर्तनों को जैविक समुदाय तथा मानव समाज पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। पर्यावरण अवनयन के कारण पारिस्थितिक तंत्र एवं पारिस्थितिकी की विविधता में कमी होने से पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। पर्यावरणीय समस्याओं एवं पर्यावरण अवनयन के कारण बताया, तो वही सब पर्यावरणीय समस्या हो गया कि मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण बहुत प्रभाव होगा, यानी कि हमारे क्लाइमेट से लेकर तापमान से लेकर जीव जंतु पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अवनयन के कारण तो बता ही दिए कि मनुष्य द्वारा पेड़ पौधे को काटना, बहुत सारा रीजन इसमें और कहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड बातें हैं, जैसे है यहाँ पर कि पर्यावरण अवनयन तथा उसे उत्पन्न विश्व स्तरीय पर्यावरण संगठन के लिए निम्न कारणों का, जैसे उत्पादन विभव में तेज वृद्धि, प्रोडक्शन पोटेंशियल, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी खोज तथा विकास में तीव्र वृद्धि कर रहे हैं, विश्व जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। तो ये सब के कारण ये होता है। उसके बाद मानव के आर्थिक कार्य के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को दो वर्गों में रखा जाता है, प्रत्यक्ष तथा स्वदेशीय प्रभाव तथा परोक्ष तथा अनिश्चित। यानी कि जो मानव के आर्थिक कार्य हो गया और उसके द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, तो प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट काम करता है और उसे प्रभाव पड़ता है तो वो हो गया। और परोक्ष जैसे सामान्य तौर पर पर्यावरण अवनयन जो होते हैं उसे जनित पर्यावरण समस्या पर्यावरण संकट में वृद्धि के कारण ये सब है। पर्यावरण में जो अवनयन होता है इसका सबसे मेन कारण तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि मानव जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि, तीव्र गति से वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास, तीव्र गति से विकास के लिए महत्वाकांक्षी विकासीय योजनाएं एवं कार्यक्रमों का नियंत्रण एवं क्रियान्वयन, तो ये सब आता है इसमें। तो इसी से रिलेटेड बात है। प्रदूषण की परिभाषा दे तो प्रदूषण हो गया कि इसका अलग अलग मनुष्य के कार्य द्वारा ऊर्जा प्रतिरूप विकिरण
भौतिक रासायनिक संगठन तथा जीवों की बहुलता में किए गए परिवर्तन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण आसपास पर्यावरण में अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। तो इतना बड़ा परिभाषा है, आप सिंपली परिभाषा ये रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा कि मनुष्य के कार्य द्वारा अगर हमारे इन्वायरमेंट में जो वस्तुएं हैं उस पर पर्यावरण के अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तन जो होते हैं, अवांछित मतलब जो होना नहीं चाहिए, उस तरह के प्रतिकूल परिवर्तन होते तो वो प्रदूषण कहलाता है। थोड़ा सा मिलना जुला कर, प्रदूषण मतलब होता है गंदगी, और प्रदूषण के अंतर्गत मनुष्य पालतू मवेशियों को समस्त इच्छित। तो इसी से रिलेटेड पॉल्यूशन के बारे में, तो पॉल्यूशन के बारे में और इतना सारा डिटेल बताया हुआ है। प्रदूषक के प्रकार बताइए, तो सबसे पहले समझ लीजिए प्रदूषण करने वाले जो सामान होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, तो वह प्रदूषक कहलाता है। तो प्रदूषक के प्रकार यहाँ पर है कि प्रदूषक को निम्न आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया हुआ है। तो जैसे उत्पत्ति के स्रोत के हिसाब से एक प्राकृतिक प्रदूषक हो गया और एक मानव जनित प्रदूषक हो गया। तो ये उत्पत्ति के स्रोत यानी कि जो प्रदूषक उत्पन्न होते हैं तो उसके हिसाब से एक प्राकृतिक होते हैं और मानवकृत होते हैं। और यहाँ पर दृश्यता के हिसाब से बात करते हैं तो प्राकृतिक तो समझ ही गए, जो ईश्वर जो प्रकृति द्वारा प्रदूषण होते हैं, और मानव जनित हो गया जो मानव के क्रियाकलापों द्वारा प्रदूषण होता है, तो उसके अदृश्यता देखने के हिसाब से। तो दृश्य और अदृश्य होते हैं जो डायरेक्ट दिखाई देते हैं। दृश्य प्रदूषक में जैसे हो गया धुआं, गैस, धूल, सीवर, जल, कचरा, पशुओं तथा मनुष्य के मल मूत्र, औद्योगिक अपशिष्ट आदि की सम्मिलित करते हैं, जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, जल एवं मिट्टियों के साथ मिले जहरीले रसायन आदि प्रमुख अदृश्य प्रदूषक है। और बैक्टीरिया, जल, मिट्टी में बहुत सारे जो केमिकल मिले होते हैं, नुकसानदायक केमिकल, तो वो होता है अदृश्य प्रदूषक। अब दशा के आधार पर यानी कि स्टेट के हिसाब से 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है प्रदूषक को। एक ठोस हो गया, ठोस में जैसे एरोसोल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे शीशा, पारा, छोरन, असबेस्टस, ये सब अलग अलग तरह के समझिए तो ये है, यानी कि मेटल से धातु तत्व है। गैसीय में हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये सब हो गया गैसीय। तरल में हो गया जैसे डिजॉल्व अमोनिया, यूरिया, नाइट्रस क्लोराइड, ये सब हो गया, तो ये सब होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि कारकों के प्रकृति के आधार पर जो कारक होते हैं, कारक के प्रकृति के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक भौतिक प्रदूषक, मानव जनित सभी प्रकार की गैसीय, ठोस, तरल, ये सब आता है भौतिक। सांस्कृतिक हो गया जनसंख्या तिरेक या जनसंख्या विस्फोट, निर्धारण, समृद्धि, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, लूटपाट, अभिविचार, तो ये सब सांस्कृतिक प्रदूषक में आता है। ये भी प्रभावित करता है जीविक, जो टिड्डी समूह मतलब जीव जंतु मर जाते हैं तो उसके द्वारा जो प्रदूषण होता है, तो ये सब आता है इसमें। तो आप इस तरह के बात को लिख सकते हैं, पूरा लिखना जरूरी नहीं, 1-2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अलग अलग विशिष्ट प्रदूषक तथा कई प्रदूषक द्वारा प्रदूषण क्षेत्र के आधार पर प्रदूषक को निम्न वर्ग में विभाजित वर्गीकरण किया जा सकता है। वायु प्रदूषक, जो वायु को प्रदूषण करे, तो वायु को प्रदूषण करने वाला हो गया बहुत सारे गैस हो गया, जिसपे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड, एस्बेस्टस, एरोसोल आदि। अब जल प्रदूषक हो गया कि घुले तथा जल में निलंबित ठोस पदार्थ, क्लोरीन, आयन, कीट, रोगनाशी रसायन, ये सब अपशिष्ट भाग, जहरीली धातुएं तथा शीशा, पारा, कैडमियम आदि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट मिले होते, तो ये जल प्रदूषक कहलाता है। उसके बाद मनुष्य प्रदूषक, मनुष्य एवं जानवरों के मल मूत्र, कूड़ा कचरा, कीटनाशी, शाकनाशी, रोगनाशी रसायन, ये सब जो होता है, मशीन औजार, रेडियो एक्टिव तत्व, ये सब मनुष्य प्रदूषक में कहलाता है। प्रदूषण के स्रोत बताया, तो प्रदूषण के स्रोत तो वही हो गया जो जैसे मानव, एक तो हो गया प्राकृतिक स्रोत, मानव स्रोत हो गया, जान चुके। वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ पर बताना है, तो वायु प्रदूषण में यहाँ पर कुछ बात को पढ़ लेते हैं जो काम आएगा। तो वायुमंडल एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों तरफ से घिरे हुए, तथा वायु विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है 78.09%, ऑक्सीजन
20.95% और आर्गन जो होता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% का योगदान अधिक है। तो इसके अलावा बहुत सारे गैस अगर मिल जाता है वायुमंडल में, मतलब प्रेजेंट तो रहता ही है, और अगर उसमें कोई अदर गैस मिल जाए जो ऑलरेडी पीछे जान चुके हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब अगर आ जाए, उसको प्रभावित करे, यानी कि उसकी मात्रा में चेंजेस हो जाए, तो ये सब वायु प्रदूषण में आता है। तो यहाँ पे है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन जितनी वस्तुओं का ग्रहण करता है उसका लगभग 80% वायु का होता है। मतलब जितनी भी चीज़ आप ग्रहण करते हैं तो 80% भाग वायु का होता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है। इस तरह एक व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से 35 गैलन तथा या 16 किलोग्राम वायु का सेवन करता है। जैसे हम लोग लगभग 16 किलोग्राम वायु का सेवन करते हैं। तो इससे रिलेटेड ये बातें हैं। वायु प्रदूषण के बारे में बहुत चीज़ डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आए तो जनरली आप लिखिए, सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में आएगा लिखने के लिए, तो आप सबसे पहले प्रदूषण लिखिए, फिर प्रदूषक के बारे में बता दीजिए, फिर थोड़ा सा प्रदूषक के प्रकार क्या होते हैं, फिर प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं। ये सब प्रकार खाली आप नाम लिख देंगे, तब आप आएंगे इतना सारा लिखने के बाद वायु प्रदूषण में। वायु प्रदूषण में आ गए तो वायु प्रदूषण की परिभाषा दे दीजिए। वायु प्रदूषण की परिभाषा देने के बाद वायु प्रदूषण के कारण बताइए, वायु प्रदूषण के क्या कारण है, फिर वायु प्रदूषण के कैसे बचाया जा सकता है ये भी लिखिए। वायु प्रदूषण से बचाव, फिर वायु प्रदूषण का रोकथाम या बचाव, लगभग वही हुआ। वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान, फिर लास्ट में कंक्लूजन यानी कि सारांश लिखकर ख़त्म कर सकते। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। उसी तरीक़ा से जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण में बहुत सारा बात को जान चुके हैं। फिर उसके बाद इसी में अलग अलग तरह की बात बताया जा रहा है, जैसे मरकरी, सीसा, लेड, क्रोमियम क्लोराइड, कीटनाशक, शाकनाशक, रोग रसायन, ये सब अपमार्जक आदि जल में घुला रहता है। और सामान्यतः जल की गुणवत्ता का निर्धारण ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है BOD, जैव ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, घुली ऑक्सीजन तथा पीएच मान के आधार पर किया जाता है कि कितना जल प्रदूषण है या नहीं। तो उसी से रिलेटेड इतना सारा बातें बताया हुआ है। तो अनुमान यहाँ जल प्रदूषण के कारण हो गया वाहित मल, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, तो ये सब वायु प्रदूषण के कारण है। कचरा निस्तारण हो गया। जल प्रदूषण के यहाँ पर कारण बताना है, तो जल प्रदूषण के कारण में रासायनिक कारण हो गया। रासायनिक कारण में कार्बनिक जल प्रदूषण हो गया। कार्बनिक में डिटर्जेंट, सोप, इंसेक्टिसाइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब उत्तरदायी है। अकार्बनिक में हो गया लवण, खनिज, अम्ल, क्षार, रेडियोधर्मी, ये सब आता है अकार्बनिक में। उसके बाद और भी है जैसे सी में है जैविकीय जल प्रदूषण, यानी कि बहुत सारे जीव जंतु मर जाते उसको पानी में फेंक देते, तो वो जैविकीय जल प्रदूषण आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण विभाग ने जल प्रदूषण के निम्नलिखित 8 वर्गों में बांटा गया है। तो सीवेज एवं अपशिष्ट प्रदूषक, संक्रामक कारक, पादप पोषक, कणिकीय पदार्थ जिसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, खनिज तथा रासायनिक तत्व हो गया। रासायनिक एवं धात्विक उद्योग तथा विद्युत शक्ति संयंत्र से निस्सरित ऊष्मा, रेडियो एक्टिव तत्व हो गया। प्लास्टिक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक तथा चूहा मार दवाई, ये सब आते हैं। अब जल प्रदूषण के परिणाम, उसका जल प्रदूषण के परिणाम आप टॉपिक लिख सकते हैं इतने सारे चीज़ को। तो इसका क्या परिणाम होगा, तो जल प्रदूषण का सर्वाधिक शिकार मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव होते। जल प्रदूषण के सेवन से जैसे हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी बुखार, टाइफाइड, पेचिस, मलेरिया, फाइलेरिया, पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू जैसे घातक रोग व बीमारियां पनपती है। एस्बेस्टस के रेशे से युक्त जल के सेवन से करने से फेफड़े का कैंसर तथा पेट के रोग उत्पन्न होते हैं। पारा युक्त जल में अगर मछलियों के शरीर में पारा पहुंच जाता है, जिसको खाने से मिनीमाता यानी कि मिनीमाटा डिजीज अकर्स होते हैं। प्रदूषित जल, सिंचाई, तो ये सब इतने सारे बात जल प्रदूषण के परिणाम में अलग अलग तरह की बीमारी हो जाते हैं।
जल प्रदूषण के रोकथाम कैसे कर सकते हैं। जो जल प्रदूषण के कारण है वो सब कारण को अगर सही से हम समझ जाएंगे तो उसे हटा सकते हैं। ओजोन मंडल क्या है, तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है, ओजोन मंडल कहलाता है जो वायुमंडल की तीसरी परत को। तो सबसे पहले जीव मंडल है, जीव मंडल के बाद कौन सा वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर होता है ओजोन मंडल, तो यही ओजोन मंडल कहलाता है। वायुमंडल के तीसरे मतलब जो मंडल के तीसरे परत को ओजोन मंडल कहते हैं। वर्तमान समय में ओजोन परत का 6 विश्व का भयावह संकट बन गया। तो ओजोन मंडल समझ के क्या होते हैं, तो इसका विस्तार यानी कि जनरली 30 किलोमीटर तक तो वायुमंडल होता है, 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच पाया जाता है ओजोन मंडल का विस्तार। और इसी गैस के कारण मंडल में समताप मंडल का ऊपरी भाग मानते हैं। तो ये सब ऊपर है। ओजोन गैस अस्थिर गैस होती है क्योंकि एक तरह इसका निर्माण होता है तो दूसरी तरफ इसका विनाश होता है। तो 80 से 100 किलोमीटर के बीच ऑक्सीजन के अणुओं में सौलिक परावैंगनिक किरणों का कारण भी लगाव होता है। तो ये जान चुके हैं। जैसे O3 रहता है, जब ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होने के कारण यह ऑक्सीजन इसके साथ अलग होकर वह O2 में कन्वर्ट होता है, फिर O2 फाइनली अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये होते रहता है। फिर मेटल उसके साथ आता है। तो यहाँ पे है कि ओजोन जब सौलिक विकिरण का प्रभाव होता है तो इसका ऑक्सीजन में रूपांतरण हो जाता है। सौलिक विकिरण द्वारा होने वाले प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का ओजोन में तथा ओजोन का ऑक्सीजन में रूपांतरण होता है। ऑक्सीजन प्लस O+M के साथ या O3 का फॉर्मेशन होता है। इस स्तर पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ 5 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता है और लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें इसी दर से वृद्धि होता है। इस उष्ण स्तर को मीसोस्फीयर भी कहा जाता है, जिसकी बाह्य सीमा को मीसोपोज की संज्ञा दी जाती है। पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट किसी भी तरीके से आप इन्वायरमेंट को आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो वो कहलाता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो उसी तरह की बात यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक कुछ लाइन बता देते, जैसे डेनिस मीडोज ने ये बात बताया 1971 में। उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना पर्यावरण प्रारूप से संबंधित होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पूंजी वार्षिक कृषि निवेश तथा भूमि विकास में वृद्धि से के साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में वृद्धि होगी। और पर्यावरण प्रबंधन का प्रारूप कारकों की इन सीमाओं में आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं से निपटने के लिए नीतियों को भी समाहित करता है। यानी कि ये सब हम पर्यावरण का उपयोग करेंगे फिर भी उसको बचाने की कोशिश करते रहने की कोशिश को पर्यावरण प्रबंधन का संज्ञा दिया जाता है। स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रबंधन मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया है, ताकि पर्यावरण एवं समाज दोनों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह पर्यावरण तथा मानव के मध्य स्वस्थ एवं मधुर सौहार्दपूर्ण प्रबंधों की स्थापना मनुष्य की विध्वंसक क्रियाकलापों पर रोक लगाकर प्राकृतिक परिरक्षण संरक्षण नियमन एवं पुनर्जनन द्वारा किया जा सकता है। पारिस्थितिक विकास क्या है, यानी कि सम विकास या पारिस्थितिक विकास का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि बिना विनाश किए हुए अगर हम पारिस्थितिक को अगर हम अच्छा उपयोग करेंगे, उसको सही से उपयोग करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो ये टर्म कहलाएगा पारिस्थितिकी विकास। तो जैसे ठोस विकास हो गया आदि नाम से अभिहित किया जाता है। सम विकास के पक्ष यहाँ पर जैसे सबसे पहले उसको देखा गया कि जब इसके द्वारा बहुत सारा नुकसान होता है, यानी कि यहाँ पर है सम विकास के पक्ष 1960 के दशक के अंत तक सामान्यतः यह माना जाता है कि वातावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तथा विकास एक दूसरे से प्रतिलोम है। जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको विकास करते हैं जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरे शब्दों में वातावरण को क्षति पहुँचाए बिना विकास असंभव है, यानी कि वातावरण को हम बिना क्षति पहुँचाएंगे तो वह असंभव है। यदि विकास करना है तो वातावरण की गुणवत्ता को थोड़ा सा ह्रास के रूप में उसकी कीमत चुकानी होगी। परंतु अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि दोनों एक दूसरे से प्रतिलोम या विरोध नहीं वरन अन्योन्याश्रित है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्रीय संघीय पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन
इकोलॉजी प्रोग्राम यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यावरण कार्यक्रम के महासचिव मुस्तफ़ा कमाल तलवा का यह मानना है कि वातावरण संरक्षण के बिना विकास नहीं हो सकता, बिना विकास के वातावरण संरक्षण नहीं हो सकता, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो आज विश्व के विकसित एवं देश वातावरण संरक्षण पर तथा विकासशील देश विकास पर बल दे रहे हैं। समविकास ऐसा विकास है जो सामाजिक दृष्टि से वांछित, आर्थिक दृष्टि से संतोषप्रद एवं पारिस्थितिक दृष्टि से स्वस्थ हो। समविकास के उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो पर्यावरण एवं विकास संबंधी विश्व आयोग यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED के अनुसार पर्यावरण विकास का ये अग्र उद्देश्य है, जैसे आर्थिक वृद्धि को सक्रिय करना, आर्थिक वृद्धि की गुणवत्ता में परिवर्तन लाना तथा उत्पादन के समाज के सभी वर्गों में सम्यक वितरण की व्यवस्था करना, सभी वर्ग के लोगों के लिए रोजगार, खाद्य पदार्थ, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, फिर अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिरता निश्चित करना जिससे भरण पोषण एवं अन्य मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति दीर्घकाल तक हो सके। संसाधन आधार पर संरक्षण एवं संवर्धन, संसाधन आधार पर संरक्षण एवं संवर्धन, प्रविधि विकास की दशा का पुनर्धारण जिससे किसी विपत्ति पर नियंत्रण पाने की क्षमता में वृद्धि हो सके। विकास परक निर्धारक प्रक्रिया में पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टिकोणों में सामंजस्य भी होता है। तो समविकास की विधियाँ क्या है? तो अजैविक संसाधन का संरक्षण यानी कि जो अजैविक है, जैसे मिट्टी को संरक्षण करेंगे तो ये आ जाएगा, समविकास हो जाएगा। फिर वायु को भी, फिर जल को भी, तो इस तरह की ये है। जीन भंडार यानी कि जीन पूल या जैव विविधता यानी कि जो भी जीव जंतु है अगर आप उसको संरक्षण करेंगे तो यह जैव विविधता आ जाएगा। तो ये सब है यानी कि विधि है, अलग अलग तरह से हम पर्यावरण को विकास करने का तरीका। एक हो गया अजैव संसाधन का संरक्षण, फिर जीन भंडार या जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। तीसरा है विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों एवं प्रजातियों का टिकाऊ उपयोग करते हैं, तो ये आता है जिसमें अलग अलग तरह के हो गया पारिस्थितिक तंत्र में, जैसे जैव रासायनिक हो गया, चाहे पुनर्चक्रण द्वारा हम कर सकते हैं इसको पर्यावरण को विकास। उसके बाद है आनुवांशिक जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो आनुवांशिक जैव विविधता की बात कर लेते। पौधे एवं जंतुओं का किसी प्रजातीय विशेष का सदस्य अपने जीनों के संरचना में दूसरे सदस्यों से बहुत भिन्न होते हैं, यानी कि भले ही मनुष्य मतलब मेढक आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उसमें अगर जीन के संरचना में देखें यानी कि DNA के लेवल पर, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस आपको दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर है कि आनुवांशिक जैव विविधता वही होता है कि भले एक जैसा दिखाई देता है, उसके अंदर में आप देखेंगे कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो ये जो होता है किसी प्रजाति के स्वस्थ प्रजनन के लिए जननिक अथवा आनुवांशिक विविधता अनिवार्य है, यानी कि अगर प्रजनन करता तो उसके द्वारा दो का मेटिंग होता है यानी कि मिलन होता है, जिसके द्वारा नए जो संतान उत्पन्न होता है, तो दोनों का कैरेक्टर मिक्स होकर एक नए कैरेक्टर का निर्माण होता है, तो वह आनुवांशिक जैव विविधता कहलाता है। उसके बाद प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता हो गया जो अलग अलग स्पेसीज, जैसे डॉग का ही देखेंगे तो अलग अलग तरह के डॉग आपको दिखाई देंगे, तो ये विविधता कहलाता है प्रजाति विविधता। फिर मनुष्य को ही देखेंगे तो होमो सेपियंस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, और भी अलग अलग तरह के आता है, तो प्रजाति विविधता। फिर मछली के भी कहने से बहुत अलग अलग तरह के आपको प्रजाति दिखाई दे, अलग अलग तरह की मछली दिखाई देगा, तो वो प्रजाति विविधता कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर है जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता के बारे में यहाँ पर है कि जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका बताइए। तो जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ है और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा, जीवन कैसे चलता है और पारितंत्र जिसे हम भी एक प्रजाति है उसे बनाए रखने प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। तो यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है, तो कई प्रजाति के स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों, मतलब सिंपल जैव विविधता ये समझिए कि जो जीव जंतु है उसमें जो भी विविधता पाई जाती है वो सब जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता के
संरक्षण के 100 स्थान के उपाय बताएं, यानी कि संरक्षण करने का तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे कमेटी बनाई गई है। यहाँ पर सुरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव आश्रम स्थल है, यानी कि उसको संरक्षित करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका में गैलोस्टोन एवं सिडनी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के समीप रॉयल है, जिन्हें इनको दृश्य सौंदर्य एवं मनोरंजन मूल्य के लिए चुना गया। संपूर्ण विश्व में ऐसे अनेक क्षेत्र अब दुर्लभ जातियों एवं उजाड़ स्थानों को सुरक्षित रख रहे हैं। विश्व संरक्षण बोधन केंद्र ने पूरे विश्व में 37,000 सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की है। भारत में 581 रक्षित क्षेत्र यानी कि 89 उद्यान एवं 492 वन्य आश्रय स्थल है। अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा। विश्व संरक्षण बोधन केंद्र में पूरे विश्व में 37,000 सुरक्षित क्षेत्र की पहचान की गई है। भारत में बात करेंगे तो 581 रक्षित क्षेत्र जिसमें 89 उद्यान एवं 492 वन्य आश्रम स्थल है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित के बात करें तो लगभग कितना है 10% के मानक के सापेक्ष में 4.7% स्थल में फैले। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जो स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान रखना उत्तराखंड में जो स्थित है। जैव विविधता संरक्षण के स्थानीय उपाय बताए, यानी कि जैव विविधता संरक्षण के कारण क्या क्या है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बोटनिकल गार्डन हो गया और एनिमल गार्डन हो गया, ये सब है। जैव विविधता के तप्त स्थल को समझाए, तो जैव विविधता के तप्त स्थल की बात करते हैं तो ब्रिटिश पारिस्थितिक तंत्र नॉर्मन मायर्स ने 1988 में स्वस्थान संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता नामित करने के लिए तप्त स्थल की संकल्पना दी, यानी कि जो जहाँ पे जीवों का संरक्षण किया जाता है उसका नाम तप्त स्थल रखा गया। पृथ्वी के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। विश्व के कुछ निश्चित क्षेत्र में महाविविधता के क्षेत्र है। उदाहरण के लिए भारत में विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2 से 4% भाग है, लेकिन वैश्विक विविधता का इसका अंशदान 8% जातियों का है, यानी कि जो पूरे विश्व में जीवों का विविधता है, अगर 100 अलग अलग तरह के जीव है तो 8 सिर्फ भारत में ही आता है, लेकिन उसका भूभाग देखेंगे तो सिर्फ 2.4% भाग है। तो 2.4% भाग पर 8% पूरे, ये तो इसलिए ज़्यादा विविधता भारत में होता है। हाल के उष्णकटिबंधीय वनों में अपनी अधिक जैव विविधता आवासों के द्रुत विनाश के कारण संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया। पृथ्वी में मात्र 7% भूभाग में फैले इन वनों में विश्व के कुल जीवों का 70% से अधिक जातियां हैं। किसी भी क्षेत्र को तप्त स्थल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड है। विशेष क्षेत्रीयता, अस्थानिकता, अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाने वाली उपस्थिति हो, इस तरह के होना चाहिए। भारत में वन संरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक नीति अपनाई, जिसके द्वारा यहाँ पर उसकी देखरेख करने की आवश्यकता पड़ी। तब 1950 में एक केंद्रीय बोर्ड की स्थापना हुआ। तो इस बोर्ड में सिफारिशों में आधार पर 21 मई 1954 को केंद्रीय सरकार ने वन संबंध में एक नवीन नीति की घोषणा की थी, जिसके प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया है कि अब वन अब कृषि के दास मात्र नहीं, बल्कि वे कृषि के अपरिहार्य मित्र एवं अपमाता का समान है। कृषि भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक है। इस वन नीति के 4 मुख्य बातें थी यहाँ पर। सबसे पहले वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना होगा। वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना, वनों के संबंध में अनुसंधान करना, ये सब आते हैं। वन संरक्षण कार्य यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू करना है, जिसे 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए परिवर्तन के लिए अनुमति देने से संबंधित है। यह गैर प्रयोजन विकास परियोजना के है, जैसे विद्युत, सड़क, रेलवे, सिंचाई, खनन, स्कूल, रक्षा, पेयजल, लोगों का पुनः स्थापन और पुनर्वास आदि। जनजातीय
तथा ग्रामीण लोगों को रहने की बेहतर स्थिति उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार एवं वन्य संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मान्य अधिकार धारकों को कुछ एक अधीन अपने वास्तविक घरेलू प्रयोग के लिए वन क्षेत्र में पत्थर, स्लेट, छोटी शिलाएं प्राप्त करने की अनुमति प्रदान है। इस छूट व्यवस्था को व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति नहीं है। वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधान के बारे में यहाँ पर बताना है। तो वन्य जीव जो अधिनियम लगा था 1980 में, 25 अक्टूबर 1980 में, और वन्य अधिनियम 1972 के बारे में यहाँ पर बताना है कि यह 72 की धारा 29 यह कहती है कि मुख्य जो वन्य जीव वार्डन की स्वीकृति पाए बिना कोई व्यक्ति एक अभयारण्य से उत्पादन सहित किसी वन्य जीव को नष्ट नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा अथवा नहीं हटाएगा, अथवा किसी अधिनियम द्वारा जो भी हो किसी वन्य जीव के पर्याव जो उसका आवास है उसको नष्ट नहीं करेगा। तो ये बात कहा गया है। अब वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 26(2) में यह उल्लेख है कि राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश पर छोड़कर राज्य सरकार द्वारा अभयारण्य की सीमाओं पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वन्य जीव अधिनियम जो 1972 की धारा 35 में कहा गया है कि राष्ट्रीय बोर्ड की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वन नीति क्या है? तो वन नीति की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने वनों एवं आसपास रहने वाले लघु वन इत्यादि का स्वामित्व, संग्रहण, प्रोसेसिंग, व्यापार और विपणन संबंधी स्वामित्व अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारी संबंधी मान्यता अधिनियम 2006 को सौंप दिया गया है। इससे वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो ये सब बात उन्होंने बताया। फिर यानी कि यहाँ पे है कि 7 दिसंबर 1988 को वन नीति घोषित की गई। तो ये सब बताया गया कि पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से वन को वृद्धि करना चाहिए। ये सब बात है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम क्या है? तो यहाँ पे है कि CBD के अनुपालन में 8 वर्ष तक चली व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद भारत ने 2002 में जैव विविधता के अधिनियम बनाया था। तत्पश्चात वर्ष 2004 में जैविक नियम अधिसूचना इस अधिनियम द्वारा CBD के प्रावधानों को लागू किया गया और जिसमें जैविक संसाधनों तथा संगत पारंपरिक सूचना प्राप्त करने के मामलों में ध्यान दिया गया। तो ये सब है। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की जो सतह के प्रगामी तापमान को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो वायुमंडल के जो वायुमंडल होते हैं मतलब ऊपर वाला जो लेयर होते हैं और उसके कारण पृथ्वी की सतह के प्रगामी तापन को यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा उपयोग होने से वायुमंडल में ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। तो उस तरह को प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। जो हमारे पृथ्वी मंडल पर जो भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब प्रभावित होता है, इसीलिए हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो जलीय वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन धरती के वायुमंडल में पाए जाने वाले प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये सब होते रेफ्रिजरेशन, सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाले फ्लोरीन युक्त 3 गैसीय जैसे फ्लोरीन, कार्बन, HFC, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आता है वायुमंडल ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है। तो ये कैसे होता है? ये सब प्रदूषण बढ़ने के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण होता है। तो सबसे पहले ज्वालामुखी कहीं कहीं पे फटता है तो उसके द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है। और उसके बाद महाद्वीपियों का खिसकना, यह भी जलवायु परिवर्तन होता है। समुद्री तरंगे के कारण जलवायु परिवर्तन होते। तो समुद्र जलवायु का एक प्रमुख भाग है। वे पृथ्वी के 71% भाग पर फैले हुए हैं। अब जलवायु परिवर्तन के मानव कारण हुए बताना। प्राकृतिक कारण जान गए कि समुद्री तरंग हो गया, महाद्वीपियों का खिसकना हो गया और तीसरा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। अब मानव कारण क्या क्या है? तो ये सब है कि मेन जलवायु परिवर्तन होता है प्रदूषण के बढ़ावा देना, कोयला, पेट्रोल आदि ये सब का ज़्यादा उपयोग करना, फिर अधिक ज़मीन की चाहत में हरे पेड़ पौधे को काटना, इस सब के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। अब ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड बात है। तो ध्वनि प्रदूषण जो हम लोग के जो अप्रिय ध्वनि को ही कर्ण मतलब ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस तरह के बात को आप लिख सकते हैं। हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे शोर शराबा सुनते रहेंगे। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्रोत पर ध्वनि कम पैदा किया जाए, ध्वनि के संचरण में रोक में पैदा करना, मतलब उस जो ध्वनि के संचरण पथ में रोक पैदा करना, प्राप्तकर्ता की सुरक्षा, ये सब।
प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं क्या है। तो स्वास्थ्य समस्या अलग अलग तरह की बीमारी हो जाते हैं ये सब के कारण, जैसे संदूषित भोजन अप्राप्यता, स्वच्छ तथा भीड़ भाड़ का जीवन रोगों को ज़्यादा प्रभाव होते हैं। पीड़कनाशी उर्वरकों को, भारी धातु आदि का उद्भासन खराब स्वास्थ्य के मुख्य कारक है। हैजा, मलेरिया, क्षय रोग, HIV, एड्स जैसे रोग अब भी अनियंत्रित बने हुए आज इन सबके साथ जुड़ गई है। श्वसन संक्रमण, कैंसर, हृदय रोग, दुर्घटनाएं, क्षतियाँ आदि ये सब स्वास्थ्य समस्याएं हैं। तो और सारा रिपोर्ट है जिसके द्वारा प्रदूषण से कितने लोग का क्या क्या बीमारी होता है वो बताया गया। वो वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में यहाँ पर बताना है। तो वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव होते हैं वो भी आप पढ़ के लिख सकते हो। ओजोन परत के ह्रास के कारण ऑलरेडी जान चुके हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण वो होता है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने की हमेशा कोशिश करता है। फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य बता तो क्या क्या कर सकता है, अलग अलग नियम बना सकता है जल, वायु, मृदा और वायु प्रदूषण से रिलेटेड, और उसको अनुपालन करने के लिए सब काम उसका है। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1984 क्या है। तो वायु प्रदूषण एवं अधिनियम 1984 में लागू किया गया। तो उससे रिलेटेड इस अधिनियम को पारित होने के पीछे जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण सम्मेलन की भूमिका रही है। मतलब 1972 में सीधे यहाँ पर प्रदूषण के बारे में नियम बना, लेकिन 1984 में ये आया। 1984 में वायु प्रदूषण आया। लेकिन वहीं पे एक और बात करना, वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण को ऐड कर दिया गया 1987 में। इस अधिनियम में जो 1987 में इसको भी ऐड कर दिया गया है। किसको, तो ध्वनि प्रदूषण को। जो वायु प्रदूषण तो था 1984 में, और 1987 में ध्वनि प्रदूषण को ऐड कर दिया गया। तो इससे रिलेटेड ये बातें हैं। फिर उसके बाद है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है। तो 1986 में लागू किया गया था संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में। जून 1972 में ये हुआ था। लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में, इसके संबंध में ये कहा गया कि जो भी सूक्ष्म जीव संपत्ति ये जो है ये सब संबंध रखते हैं एक दूसरे से, उसको संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 ईस्वी में जो लागू किया गया था वो बताना है। तो इसके नियम भी वही कहा गया है कि सार्वजनिक जो स्थान पर होता है वहाँ पे कोई भी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाले कारण का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बात बताया गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के बताना है। तो जैव विविधता संरक्षण ये बताया गया कि नाम से आपको मालूम होगा कि जो जीवों में विविधता है वो सबको हम लोग को कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना चाहिए। तो इस तरह की बात 2002 में बताया गया हुआ है। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड बात है राष्ट्रीय जल नीति 2002 के बात करते हैं। तो राष्ट्रीय जल नीति जो भी समझिए जो भी जल प्रदूषण हो रहा है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो राष्ट्रीय जल नीति 2002 में इस तरह की बात को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात कर लेते हैं। तो 1988 राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति, पर्यावरण एवं विकास नीति, पर्यावरण रिलेटेड इसे बात आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति सबसे पहले 1992 में, फिर 1998 में, 2000 अलग अलग तरह के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आया। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति ये आया है 1998 में। राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति तथा पर्यावरण एवं विकास नीतिगत वक्तव्य आया 1992 में। उसके बाद प्रदूषण निवारण पर नीतिगत वक्तव्य 1992 में आया। फिर राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति भी आया 2002 में। इत्यादि का एकीकरण राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 को बनाया गया। तो ये सब नीति को अपना कर जो नीति बनाया गया उसको 2006 में बनाया गया, जिसके द्वारा ये सब को संरक्षण करने के बारे में बताया गया हुआ है। उसके बाद है वन अधिकार नियम 2006 में क्या। तो वनों को संरक्षण करने के पर्पज से वन अधिकार नियम बनाया गया होगा 2006 में। उसी से रिलेटेड बात को आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो सब उसी से रिलेटेड है। सतत यानी कि दीर्घकालीन विकास की अवधारणा पर प्रकाश डाले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एकदम थोड़ा सा बेसिक बात बता देते, जैसे जिस संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं और अपने भविष्य के आने वाले जो भी
भविष्य में आने वाले हमारे भावी पीढ़ी, मतलब भविष्य में जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए भी हम अपने, जो हम लोग को अपने पूर्वज दिए गए हैं, जो उसका उपयोग हम लोग खुशी खुशी कर रहे हैं, उसी तरीक़ा से वही मेंटेनेंस के साथ अगर हम अपने भविष्य में आने वाले पीढ़ी को अगर सौंपेंगे तो वो कहलाता है सतत विकास। तो उसी से रिलेटेड ये सब बात को बताया हुआ, वही सब के फ़ायदा लिख सकते हैं। उससे क्या विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन एवं क्षमता का वर्तमान भंडार है उसमें और वृद्धि होते रहे, इस तरह की हम कोशिश करते हैं तो वो कहलाता है। तो उसी से रिलेटेड इतना सारा बात को लिखा हुआ है। अभी तक सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी मूलभूत विचार आवश्यकता, तो वही सब बात जो बताए हैं वो। उसके बाद इसमें कुछ टॉपिक भी होगा तो देख लीजिए। जैसे सतत विकास के मूलभूत विचार क्या है, तो रिन्यूएबल हो गया, अनुकूल एवं संपोषणीय रूप से विकासशील समाज परिवर्तन, तो ये सब है। फिर है सतत विकास की आवश्यक दशा, प्रौद्योगिकी हो गया, तो ये सब का हम हमेशा कोशिश करें बढ़ाते रहे। फिर उसके बाद जनसंख्या को सही तरीके से कंट्रोल करें ताकि आगे बहुत लंबे समय तक धरती में जो भी संसाधन है उसका उपयोग हो सके। संरक्षण बहुत सारा चीज़ को करना आवश्यकता है, तो इस तरह के सतत विकास होता है ये। उसके बाद विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य जीवों एवं स्वयं हमारी भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति की संरक्षण हमारी नैतिक उत्तरदायित्व है, यानी कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 17 लक्ष्य ये है कि गरीबों की सभी रूपों में समाप्ति, गरीबों को समाप्त करना चाहिए, मतलब जो गरीबी है उसको हटाना चाहिए। भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा एवं उन्नत पोषण की प्राप्ति तथा सतत कृषि को बढ़ावा। फिर है भूखमरी की समाप्ति तो देख चुके हैं। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, सभी उम्र के लोगों को रहन सहन की सुदृढ़ करना। फिर है समावेशी व समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए जीवन पर्यंत शिक्षण अवसर का संवर्धन। लैंगिक समानता की प्राप्ति तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्तिकरण। सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता एवं सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। तो इस तरह के सब बात लिखा हुआ है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सतत विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास के बारे में यहाँ पर है। फिर है भारतीय परिप्रेक्ष्य में सतत विकास का वर्णन करना यहाँ पर है। फिर इससे से रिलेटेड 12वां पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 में था उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर है वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात करते तो अलग अलग तरह के नियम बनाया गया, तो इससे रिलेटेड और बहुत सारा बात जान चुके हैं जिसमें अलग अलग नियम है। जिसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है उससे रिलेटेड बात लिखना है। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए विशेष परियोजना बनाया गया, जैसे बाघ परियोजना 1909 से 1910 में बनाया गया है। फिर उसके बाद और बात देख लेते हैं, यहाँ पर है कि गिर शेर परियोजना यानी कि गिर लायन प्रोजेक्ट, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना हो गया, गेंडों का संरक्षण, बर्फ तेंदुए परियोजना, हाथी परियोजना हो गया। उसके बाद जैवमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। फिर केंद्रीय क्षेत्र, हस्त कौशल वानिकी क्षेत्र, हस्त कौशल पर्यटन क्षेत्र, तो ये सब के हिसाब से उसको संरक्षण करने का बताया गया हुआ है। फिर ये भी देख लीजिए कहाँ पे जैवमंडल रिजर्व नामदफा, ये कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड, उत्तरांचल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में, थार मरुस्थल राजस्थान में, मानस यह असम में है, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, अंडमान के उत्तरी द्वीप अंडमान और निकोबार में, नंदा देवी जो उत्तरांचल में है, काजीरंगा असम में है, कान्हा मध्य या मध्य प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में, नीलगिरी कर्नाटक, केरल तमिलनाडु में, ये सब है। तो वन्य संरक्षण अधिनियम के बारे में देख रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में जान चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण का सबसे पहले अर्थ लिखना है। कोई भी आए तो सबसे पहले आप अर्थ लिखिए, कोई भी प्रदूषण आए। फिर ध्वनि प्रदूषण मतलब उसका स्तर भी आप लिख दीजिए, अलग अलग रहेगा। तो कारण, उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं और उससे क्या प्रभाव होते हैं, तब लास्ट में कंक्लूजन, इस तरीके से बात को लिख सकते हैं। ध्वनि स्तर का मापन देखेंगे तो जैसे असहनीय शोर या दर्द की शुरुआत 130 से ज़्यादा होता तो ये शुरू हो जाता है। हम लोग जो सिंपल बातचीत करते चाहे जो मेरा आवाज़ सुन रहे वह समझिए तो
60 से 70 डेसिबल के आसपास आप सुन रहे हैं। तो डेसिबल शोर की तीव्रता को मापने की इकाई है। तो जब भी हम बोल रहे हैं वह 60 से 70 डेसिबल है। और जैसे ही यही बोली अगर हम ज़ोर से बोलेंगे कि 130 से, मतलब इस तरीके से ज़ोर बोलेंगे, तो जैसे ही 120-30 से प्लस होता है डेसिबल, तो हम लोग के लिए असहनीय हो जाता है, मतलब वह सुनने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग तरह के लेवल बताया हुआ है। शोर या ध्वनि की दहलीज 0 सबसे पहले होता है। पत्तियों की खरखराहट ये 30 होता है। उसके बाद फुसफुसाहट 30 होता है। फिर टाइपराइटर 40 होता है। तो वही बता चुके कि टेलीविज़न में जो आवाज़ आता है, चाहे मेरा आवाज़ आप सुन रहे हैं, तो वह लगभग 60-70 के आसपास सुन रहे हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। ध्वनि अनुभव का स्तर यहाँ पे है, क्षेत्र बताया हुआ कि कहाँ पे किस तरह के होते हैं। तो रेस्टोरेंट में 50-55 होता है। सार्वजनिक कार्यालय, बैंक, स्टोर में भी 45-50 होता है। पुस्तकालय में भी 45-50 शोर होता है। तो इस तरह के हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हो गया, स्थिर स्रोत, गति स्रोत, परिवहन संसाधन, ये सब आता है इसमें। उसके बाद कल कारखाना, मशीनों की गड़गड़ाहट से उत्पन्न शोर, घरेलू मनोरंजन के साधनों द्वारा उत्पन्न शोर, विज्ञापन, शादी ब्याह, भजन कीर्तन आदि से उत्पन्न शोर, राजनैतिक क्रियाकलाप, प्राकृतिक स्रोत। भारत में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति बताया रहा है कि कहाँ पे कितना शोर होता है वो उस चीज़। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में क्या प्रभाव हो सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर सामान्य प्रभाव, श्रवण समस्या भी हो सकता है, एकाग्रता भंग हो सकता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव भी होता है, जिसके द्वारा हाई ब्लड प्रेशर, उत्तेजना, हृदय रोग, मांसपेशियों में खिंचाव, मानव तनाव, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक थकान, ये सब हो सकता है। अल्सर, पेट एवं आंतड़ियों के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण रक्त में श्वेत कणिकाओं को कम करने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। तो ये सब कारण होता है। गर्भावस्था, शिशु में विकृतियाँ आ जाने से गर्भपात के प्रकरण बढ़ जाते, तो ये सब कारण होते हैं। शारीरिक प्रभाव ये सब होते हैं। फिर हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को हानि पहुंचता है। तीव्र शोर से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृत अवशेष अपघटन बाधा पहुंचती है। हवाई अड्डों के आसपास रहने वाले गर्भवती महिलाएं, कम वजन वाले शिशु को जन्म देती, तो ये सब असर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण को रोकथाम कैसे कर सकते, तो मशीन ग्रिज को वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे, और इस तरह की लगाना चाहिए जो कम आवाज़ करे। तो इस तरह के बहुत सारे बातों को है। बचाव के उपाय ये सब था। उसके बाद ये सब उपाय है। मृदा प्रदूषण को उसी तरीक़ा से यहाँ पे देख चुके हैं कि परिभाषा, मृदा प्रदूषण क्या होते हैं, फिर इसका निर्माण करने वाले कौन कौन से कारक है, फिर और जलवायु कारक भी होते हैं, प्राणी पौधे भी होते हैं, जैविक कारक में जीव जंतु हो गया, जलीय कारक में जो जल में रहने वाले होते हैं उसके कारण होते हैं। काल विधि यानी कि मिट्टी के उचित एवं पूर्ण विकास में लगभग 500 से 1000 वर्ष तक समय लगता है। कम समय में बनने वाले मिट्टियाँ पार्श्विक यानी कि प्रोफाइल का विकास नहीं हो पाता, ऐसी मिट्टी अपरिपक्वता ये हो जाते हैं। फिर है ढाल कारक, मिट्टी के संरक्षण की बात कर लेते हैं तो कैसे किया जा सकता है वो सब लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आकार या व्यास की बात कर लेते हैं तो मृतिका एक क्ले होता है 0.002 से भी कम होता है। सिल्ट या गाद होता है वह 0.02 से 0.002 होता है। तो इस तरह के संरचना होता है मिट्टी में। बारीक यानी कि फाइन सैंड हो गया 0.2 से 0.2 से 0.2। तो ये सब आकार व्यास में बताया हुआ है। ये सब ज़्यादा डिटेल है। मेन कारण लिख दीजिए, रोकथाम के उपाय लिख दीजिए, इससे क्या नुकसान होता है, कौन सा बीमारी के, यही सब लिख सकते हैं, सारांश लिख सकते हैं। फिर मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण से रिलेटेड और भी बात यहाँ पर बताया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर मृदा प्रदूषण का प्रभाव, मृदा प्रदूषण के रोकने के उपाय कैसे रोक सकते। फिर नगरीकरण का जलवायु पर प्रभाव, यानी कि जो हम नगर का स्थापना करते हैं, नगरीकरण करते हैं तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता। तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं नगरीकरण के। तो यहाँ पर है कि नगर के वायुमंडल में प्रदूषक की प्रकृति तथा उसकी मात्रा वृद्धि द्वारा नगरीकरण की प्रक्रिया निम्न रूप से स्थानीय जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे ऊष्माद्वीप द्वारा क्षैतिज एवं लंबवन पवन संचार के प्रारूप में परिवर्तन, नगर के ऊपर प्रदूषण गुंबद के निर्माण, नगरीय जलीय प्रारूप परिवर्तन, तो ये सब आता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, ये ऑलरेडी देख चुके हैं।
इकोसिस्टम वाला में शॉर्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसकी परिभाषा बताया हुआ है जिसमें अलग अलग तरह के होते हैं बायोम, ए बायोम यानी कि जैविक घटक, अजैविक घटक, ये सब के बारे में लिख सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा इतने सारे जो इकोलॉजिस्ट थे अलग अलग तरह के बताए हुए हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में, जैसे स्वच्छ जल, सागरीय जल, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले स्वपोषी पेड़ पौधे ये लेता है, फिर स्वपोषी से जो भी होते हैं वे अपघटक जीव होते हैं, अपघटक के बाद उपभोक्ता होते हैं। तो ये सब एक साइकिल में चलते रहता है। तो पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड वही सब बातें, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता के बारे में यहाँ पर है, क्या क्या विशेषता होता है ऑलरेडी देख चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में देख चुके हैं कि अलग अलग के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे ऊर्जा के स्रोत पर स्वतंत्र, प्राकृतिक, प्राकृतिक साहित्य, ऊर्जा संपन्न, प्रेरित तंत्र, मानव, फिर साहित्य, ऊर्जा संपन्न और सौर ऊर्जा प्रेरित। तो ये सब है। फिर उसके बाद है ईंधन प्रेरित नगरीय स्रोत, निवासीय क्षेत्र, पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इको क्लाइन। ये सब उपयोग के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण जो अलग अलग किया गया हुआ है। ये सब कृषि का, कृषि पारिस्थितिक तंत्र की विकास अवस्था के आधार पर भी इसको प्रारंभिक पारिस्थितिक तंत्र, प्रौढ़ यानी कि जो स्टार्टिंग बनता है उसको प्रारंभिक कहते, जो बाद में बनता है प्रौढ़ कहते। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर एक जो जीव जंतु होते हैं जैविक घटक, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक ये होता है। तो यहाँ पे जैविक घटक के बारे में बता रहा है। तो जैविक घटक में वे सभी जीव जंतु आते हैं। इसको 4 वर्ग में रखा गया, एक स्वपोषी और स्वजीवी जिसको कहते हैं। उसके बाद स्वपोषी अथवा स्वपोषा अथवा परोपजीवी, भक्षक जीव हो गया, ग्रंथि रस वाले जीव जिसको ऑर्मोट्रोप्स कहते हैं। अजैविक घटक भी बहुत सारे होते, तो ये सब देख चुके इसे पिछले वीडियो में। उसके अजैविक में आ गया जैसे यहाँ पर भूमि, मिट्टी, जल की उपलब्धता, प्रकाश एवं ऊर्जा, और उसके बाद यहाँ पर है प्रकाश एवं ऊर्जा, ताप एवं नमी, वायुमंडल और गैस, ये सब आता है। फिर पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत भोजन श्रृंखला। तो भोजन श्रृंखला क्या आता है। भोजन श्रृंखला जनरली होता है पेड़, सबसे पहले सनलाइट से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिर सनलाइट से अपना जो पेड़ पौधे भोजन बना लिए, तो वो भोजन बनाने के बाद फल या और सारा साग सब्जी देते हैं, तो वो सब को हम लोग खाते हैं। तो इस तरह की ये चक्र चलते रहता है। या यहाँ पर जैसे देख सकते उत्पादक करता, उत्पादक के बाद रासायनिक क्रिया होने के बाद उत्पादक का उपयोग उपभोक्ता करता है और अपघटक करता है, फिर उससे ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरीके से चक्र चलते रहता है। तो यहाँ पर भी एक चक्र का बताया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले उत्पादक हो गया, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, जैसे मेढक हो गया, मेढक को सांप खाता है, सांप को फिर चील खा लेता है। तो इस तरह के ये चक्र है। फिर भोजन श्रृंखला में है, तो भोजन श्रृंखला में इस तरीक़ा से उत्पादक, फिर शाकाहारी जीव जंतु, फिर मांसाहारी जीव जंतु, फिर तृतीयक में आता है मांसाहारी हिंसक पशु आते हैं। तो इस तरह के बात बताया हुआ है। तो ये सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक स्तर के बारे में लिख सकते हैं कि ये वो खाता है, ये खाता है, ऐसे करके। और देख लेते हैं नीचे के क्वेश्चन में भोजन श्रृंखला के प्रकार में अलग अलग तरह के, जिसमें परमभक्षी या अखोटक, प्रीडेटर फूड चेन, परपोषी पैरासाइटिक फूड चेन, मृतजीवी जो सैप्रोफाइटिक फूड चेन हो गया, वो सब को लिखना। प्रदूषण के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा बात को जान चुके हैं। तो ये सब अलग अलग प्रदूषण से रिलेटेड बात इस पेज में बताया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर है प्रदूषक के प्रकार के भी ऑलरेडी अलग अलग तरह के प्रदूषक होते हैं, वो भी जान चुके हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर है वायु प्रदूषण के बारे में भी ऑलरेडी जान चुके हैं, कौन कौन से गैस इसको क्या प्रभावित करता है, तो वो भी देख चुके हैं। और इतने सारे जो गैस है सब गैस को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ। फिर धूम्रपान भी होते हैं, तो ये भी प्रभाव करता है। तो ये सब गैस का मेन यहाँ पे बताया हुआ कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, यह कहाँ से स्रोत है इसका। स्वचालित मोटर वाहन, कोयला दहन, पेट्रोल व डीजल से चालित भट्टियाँ, धातु शोधन, लोहा इस्पात, ये सब है। उसके बाद मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, हृदय पर कुप्रभाव। उसके बाद हो गया ऊतकों में ह्रास तथा श्वसन संबंधी रोगों में वृद्धि होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। कोयला में, पेट्रोल से चलने वाले भट्टियाँ, धातुओं का पिघलाना, तेल शोधन, सलाय, ताप विद्युत गिरी, ये सब श्वसन में ये
अपरोध, आँखों में जलन, भवनों का क्षरण, ये सब होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। प्रकाश में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल एवं हाइड्रोक्सिल आयनों से प्रतिक्रिया द्वारा ये बनता है। उसके बाद यहाँ पर है मिट्टी में अम्लता वृद्धि, अम्लीय वर्षा तथा श्वसन में बाधा। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ये जो होता है वायु यान मोटर वाहनों से निःसृत धुआं, कोयले के जलने से ये सब होता है। फेफड़े में धूल, कालिख का जमाव, श्वसन में बाधा, ये सब प्रभाव पड़ता है। ओजोन बात करते, प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया द्वारा ये बनता है और इससे आंखों में सूजन व खुजली तथा दमा की वृद्धि होती है। हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। धूम, कोहरे का निर्माण, आंखों में जलन तथा मानसिक थकान तथा चिड़चिड़ापन होना। आर्सेनिक, कोयला तथा तेल चालित वाहन व भट्टियां, शीशा निर्माण करने वाला कारखाना। कैडमियम, धातु पिघलाने वाले कारखाने, कोयला तथा तेल से चलने वाले भट्टियां से ये आता है और ये प्रभाव पड़ता है गुर्दे तथा फेफड़े के लिए घातक, हड्डियों के कमज़ोर कर देता है। फ्लोराइड बात करते हैं। धातु शोधन तथा इस्पात मिले दांतों के लिए हानिकारक होता है। बेंजीन, तेल शोधक, शलाय, रक्त स्वचालित गाड़ियाँ, ये जो कैंसर कर देता है। फिर पारा बात करते, कोयला तथा पेट्रोल जलाने वाली भट्टियाँ तथा धातु से पिघलाने वाली भट्टियाँ होता है। शरीर में अपंगता कर सकता है। शीशा मोटर गाड़ियों द्वारा ये होता है और मस्तिष्क के लिए घातक, उच्च रक्तचाप, शरीर की वृद्धि में बाधक, ये सब करता है। उसी प्रकार HCl किसी पदार्थ या शरीर के जमाकर भस्म करने से ये बनता है। उसके बाद आँखों और फेफड़े के लिए हानिकारक होता है। किसी पदार्थ या शरीर को जलाकर भस्म करने से HCl का फॉर्मेशन होता है, जिसका प्रभाव पड़ता है आँखों और फेफड़े के लिए हानिकारक होता है। फिर है फॉर्मल्डिहाइड, रासायनिक उर्वरक मोटर वाहन स्रोत है। इसका आँख और नाक में जलन कर देता है। उसके बाद सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, रासायनिक कारखाने से उत्पन्न होता है, फेफड़े के लिए घातक होता है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल, प्रकाश में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से प्रतिक्रिया द्वारा बनता है। तेजाबी शराब, एसिड रेन जिसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा उत्पादन हेतु ईंधन दहन व निःसृत गैस से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि करता है। समुद्र के तल, ओजोन परत, ये सब प्रभाव है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो परत का क्षरण होता है, ये कहाँ से होता है? प्रशीतक, ताप नियंत्रक, शुष्क बैक्टीरिया स्प्रे से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। और निलंबित कणिकाएँ पदार्थ, ये सब होते घरेलू धुआं, उद्योग एवं वाहनों से। त्वचा कैंसर, पौधे की हानि, जंग व धुंध पैदा करता है तथा धूप दृश्यता कम हो जाता है। वायु प्रदूषण के प्रभाव कारण मौसम तथा जलवायु पर प्रभाव होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि, धूम, कोहरा, तेजाबी, या यही सब बात को अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। वायु प्रदूषकों को मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑलरेडी जान चुके कि हर एक केमिकल बुरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषकों का वनस्पति पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। उसका रोकने के उपाय, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिसके द्वारा पटाखा को नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कटौती करनी चाहिए, ये सब बात बताया हुआ है। जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं, तो इसमें जल प्रदूषण के बारे में बहुत सारा बात बताया हुआ है कि जल में कोई भी जो अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो वह जल प्रदूषण करता है, जिसका BOD और COD के द्वारा जल प्रदूषण कितना कम ज़्यादा ये चीज़ माप कर सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण में वाहित मल, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया। उसके बाद है यहाँ पर कचरा निस्तारण, उर्वरक, कीटनाशक, रोगनाशक, खरपतवारनाशक दवाइयों का जल में उत्पादन, तेल का रिसाव यहाँ पर है। फिर उसके बाद है रेडियोधार्मिक पदार्थों का जलन में निस्तारण, धार्मिक विश्वास, बांधों के निर्माण तथा जल परिवहन से जल का प्रदूषण। जल प्रदूषण के प्रकार में भौतिक जल प्रदूषण, रासायनिक जल प्रदूषण और जैविकीय जल प्रदूषण, अब तीनों को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। रासायनिक प्रदूषण में कार्बनिक आता है और जैविकीय में जीव जंतु के द्वारा प्रदूषण होता है, तो ये बात लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जल के स्रोतों के आधार पर जल प्रदूषण को चार प्रकार है। धरातलीय जल का प्रदूषण, झील के जल का प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण, सागरीय जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के स्रोत के आधार पर ये सब भाग में सीवेज प्रदूषण, घरेलू अपशिष्ट। तो जल के प्रदूषण को अलग अलग जल प्रदूषण के परिणाम क्या हो सकते, तो सिर्फ ह्यूमन पर ही नहीं बल्कि यह एनिमल पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण के रोकने के उपाय यहाँ पर भी बताया हुआ है कि कैसे उसको रोक सकते हैं। भूमंडलीय ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाने से
जो टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब बहुत सारे प्रदूषण बढ़ने के कारण से टेम्परेचर में धीरे धीरे वृद्धि होते रहता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो यहाँ पर सबके बताया हुआ कितना पार्ट्स होते हैं, इसका कारण ये सब है, अलग अलग तरह की गैस है। उसके बाद इसमें भी ये भी आता है, यानी कि हिमनद एवं बर्फ़ की चादरों का द्रवण होने से ये ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव ज़्यादा होता है। ग्लोबल कूलिंग भी यहाँ पे आवश्यकता होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है अम्लीयकरण, यानी कि एसिडिफिकेशन। पर्यावरण अवनयन एक महत्वपूर्ण समस्या अम्लीयकरण की है, यानी कि वहाँ पे एसिड रेन जो होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो उससे भी नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांत। खगोलीय सिद्धांत जलवायु परिवर्तन को क्या मानते हैं? तो जलवायु परिवर्तन को ये मानते हैं कि सबसे कारण सूर्य है, तो सूर्य के प्राप्त होने वाली ऊर्जा का सर्वाधिक, तो मतलब खगोलीय सिद्धांत ये हो गया कि जो प्राकृतिक चीज़ है उसके द्वारा पर्यावरण में चेंज होते रहता है, तो उस तरह के बात को खगोलीय सिद्धांत का माना जाता है। फिर उसके बाद महाद्वीपीय के विस्थापन संबंधी सिद्धांत की बात करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, अच्छा छोड़िए, महाद्वीप के विस्थापन संबंधी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थक मुख्य रूप से जो प्लेट का विवर्तन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी जो कि सियाल होता है और आंतरिक भाग जो शीशा कहलाता है, वे स्वेच्छा से किसी भी दशा में भ्रमण करता है, तो इसके कारण महाद्वीपीय के विस्थापन संबंधी सिद्धांत के कारण ये प्रभाव पड़ता है। फिर ज्वालामुखी संगठन में परिवर्तन संबंधी सिद्धांत। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत वायुमंडल के परिवर्तन के कारण ये होता है, तो ये भी सिद्धांत को आप लिख सकते हैं। क्या क्या सिद्धांत है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है? ज्वालामुखी राख परिकल्पना, फिर है सौर विकिरण परिवर्तन का सिद्धांत यहाँ पर है, फिर सिम्पसन की परिकल्पना, इतना सारा बात आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि भौगोलिक सिद्धांत। भौगोलिक सिद्धांत में हो गया कि बहुत सारे, जैसे इस सिद्धांत के अनुसार धरातल पर विस्तृत रूप में होने वाले परिवर्तनों से तापमान में अंतर हो जाता है, यानी कि जो धरातल पर विस्तृत होने वाले परिवर्तनों में तापमान में अंतर हो जाता है, जो भी धरातल पर विस्तृत रूप से जो वस्तुएं हैं, एवं वायुमंडल तथा महासागरों की परिसंचरण प्रणालियों में भी परिवर्तन होने लगता है, तो ये सब कारण है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं हरित गृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव क्या क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ। टेम्परेचर बढ़ने से उसके प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है, पेड़ पौधे जानवर सब पर पड़ता है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन भी इरेगुलर हो जाता है, सही से नहीं होता। तो इतने सारे प्रभाव है, उससे बचने का उपाय भी बताया हुआ है यहाँ पर। और अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन क्या होता है? तो एसिड रेन के बारे में कि सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक है। ये ऑक्साइड्स जीवाश्म ईंधन के दहन से धातु पिघलाने वाले उद्योगों से ताप बिजली घर से ये सब जगह से आते हैं, और उतनी ही अधिक उनके अम्ल में बदलने की संभावना होगी। इनके प्रमुख अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल वायुमंडल में घुलकर अम्लीय वर्षा, जो अम्ल होते हैं वायुमंडल में घूमकर अम्लीय वर्षा कराते हैं। जो वाटर होता है वह एसिडिक कर देता है, वही अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो समझ गए अम्लीय वर्षा क्या होता है। और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते या बादलों एवं कोहरे में रहते हैं ये, तो इस तरह की अम्लीय वर्षा है। और इसके डिटेल, इतने सारे डिटेल को आप जान सकते हैं, बस ऊपरे ऊपरे बता रहे हैं हर चीज़ को। ओजोन मंडल जान चुके, ओजोन परत के क्षरण होने के कारण भी हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद देख लेते हैं ओजोन परत के ह्रास के कारण, तो देख ही चुके हैं कि O3 रहता है, और सूर्य के ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी के ओजोन क्षय का कारण बन जाता है। और ओजोन परत की क्षति, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन परत को नष्ट करने वाले उद्योग एवं प्रमुख देश कौन कौन है, ये सब है। फिर उसका बाद CFC उत्पादन का वर्तमान और भविष्य, ओजोन परत विरलीकरण के प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो गया, क्या क्या प्रयास किए गए। उसके बाद यहाँ पर प्रभाव क्या होते हैं, ओजोन छिद्र से विस्तृत परावैंगनिक किरणों के प्रभाव की व्याख्या करें, यानी कि ओजोन परत के छिद्र होने से मनुष्यों पर, त्वचा, आँखों पर, प्रतिरोधक तंत्र पर, कृषि वनस्पतियों पर, समुद्री जीवों पर, स्वास्थ्य पर, जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विकल्प की बात करते हैं, तो इससे भी
प्रभाव होता है, इस पर नियंत्रित करना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर भारतीय संकट ग्रस्त वनस्पति तथा जंतुओं का वर्णन करें। तो संकटग्रस्त हिमालय पूर्वी भारत पर इस तरह के है। तो ये तो जो अगर बायोलॉजी आपका नहीं है, चाहे जूलॉजी नहीं है, तो इस तरह से आपको याद रखना बहुत मुश्किल होगा। बॉटनी या जूलॉजी रहना चाहिए। तो बस सबका लिस्ट दिया हुआ है कि हिमालय में पूर्वी भारत में कौन कौन से एनिमल्स विलुप्त है, यानी कि संकटग्रस्त है, संकट होने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान एवं गुजरात में ऑल्डिरोंडो वेजाइक किट्टू कोटोसो, तो ऐसे नाम है। तटवर्ती का मैदान में कौन कौन से है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सा ये संकटग्रस्त है। भारतीय संकटग्रस्त इंडियन इंडेंजर, नीचे कुछ जंतुओं का नाम है, जैसे स्तनधारी प्राइमेट्स हो गया, फिर हो गया फेलिडोटा कार्निवोरा, फिर पेरिसोडक्टाइला, फिर एरडिक्टाइला, लोगोमोर्फा, इस तरह के इतने सारे सीटेसिया, चिड़ियाएँ, तो इतना सारा सर्प यानी कि रेप्टाइल्स, ये सब आते हैं। पर्यावरण अवनयन यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंट कैसे ख़त्म होता है, यानी कि उसका नुकसान होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। पर्यावरण अवनयन के प्रकार बताया। भौतिक प्रदूषण, स्थलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गया। पर्यावरण अवनयन की प्रक्रिया क्या है। तो इसके द्वारा जब हम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते, पेड़ पौधे काटते, जनसंख्या बढ़ाते, तो उस पर पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पर्यावरण अवनयन होता है। उसके बाद नीचे उसी से रिलेटेड उसी सबको एक्सप्लेन किया। पर्यावरण अवनयन के कारण ही बताना, तो वही धार्मिक एवं दार्शनिक कारण भी है कुछ इसका। उसके बाद वन विनाश के कारण है, फिर ये सब है। कृषि विकास में पर्यावरण अवनयन। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही भी होता है, इतने सारे बात को बताया। औद्योगिक विकास में पर्यावरण औद्योगिक विकास के कारण होता है। पर्यावरण जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की व्याख्या करें। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, तो जिसमें UNEP 1972 में लागू किया गया, जिसमें बहुत तरह के पर्यावरण को बचाने के बाद कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम भी चलाया गया। आधुनिक समाज चुनौतियों से संबंधित समिति, कमिटी ऑन द चैलेंज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ CCMS, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग, यूनेस्को का मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम, ये सब है। विश्व वन्य जीव कोष बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीव मंडल कार्यक्रम हो गया, तो ये सब यहाँ पर है। फिर उसके बाद इतने सारे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना, जो कि ऑलरेडी आप जान चुके होंगे, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1984, पर्यावरण एवं संरक्षण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण भी जान चुके हैं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, वन अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जान चुके इतने सारे बातों को। तो वही एक एक करके है बताया हुआ सारे अधिनियम को। तो इस तरह के सारा अधिनियम है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देख चुके हैं, 1986 में एक्ट आया था। फिर ध्वनि विनिमय 2002 में, मतलब 2000 ईस्वी में आया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में ये भी आया था। फिर उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आया था। तो इस तरह के सारे नीति है। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था। तो इस तरीके से हमने इन्वायरमेंटल साइंस को जान चुके हैं। अब स्वच्छ भारत अभियान गतिविधि के बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन है, और उसके बाद बस सब बेसिक क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत एवं ग्राम्य समूह में संबंध बताया। स्वच्छता एवं ग्राम्य समूह, ग्राम्य समूह में लोग रहते हैं और उससे रिलेट करना है स्वच्छता। तो वो जहाँ पे ज़्यादा आबादी में रहते, घने आबादी रहते हैं, वहाँ पे साफ़ सुथरा उतना सही नहीं था। स्वच्छता और परिवार से संबंध बताया। तो परिवार और स्वच्छता के बारे में ये है कि परिवार जो होता है वह एक अपना पर्सनल समाजीकरण, व्यक्तित्व गठन, शिक्षण, प्रशिक्षण के कार्य में कुछ मानदंड समाये होते हैं परिवार के सदस्यों के साथ। और वही स्वच्छता जो होते हैं वह पूरे विश्व स्तर या राष्ट्र स्तर पर अपनाए जाते हैं। स्वच्छता में पारिवारिक सदस्य की भूमिका बताए। तो पारिवारिक सदस्य एक अपना अगर योगदान देगा तो स्वच्छ रहेगा, सब उसी से रिलेटेड। सार्वजनिक स्थान एवं स्थानीय स्वच्छता पर प्रकाश डाले, यानी कि सार्वजनिक स्थान हो गया जहाँ सभी लोग रहते हैं, और अस्थायी स्वच्छता जो सिर्फ अस्थायी होते हैं उससे रिलेटेड। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की आवश्यकता बताए।
तो स्वच्छता की आवश्यकता कि हमें मालूम होगा कि इससे बहुत सारे बीमारी से बचने का ये तरीका। सार्वजनिक स्थानों पर अस्वच्छतावादी समस्या क्या है, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर अगर अस्वच्छ रहेगा तो उसके बारे में बताना है। सार्वजनिक स्थानों पर अस्वच्छ का असर बताएं। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के प्रयासों को बताएं। तो क्या क्या प्रयास है, तो स्वच्छता की शिक्षा, स्वच्छता के उपकरणों का उपयोग, जागरूक स्वच्छता रक्षकों का नियुक्ति, स्वच्छता का पुरस्कार। निजी स्थानों पर स्वच्छता की क्या आवश्यकता है, यानी कि पर्सनल जगह पे, तो वो सब। भारत में निजी स्थानों पर स्वच्छता के प्रयास बताया। भारत में स्वास्थ्य स्थिति बताया। तो 2008 तक 40% आबादी को स्वच्छता के बारे में कोई मतलब सुविधा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़कर बहुत बढ़ गया। और यही सब लिखना है। सामाजिक परिवर्तन में शौचालय, यानी कि जो समाज में परिवर्तन हो इसमें शौचालय की क्या भूमिका, आप अच्छे से लिख सकते हैं। शौचालय के फायदा या शारीरिक आवश्यकता, पारिवारिक प्रतिष्ठा, आर्थिक फ़ायदा हुआ। फिर है पर्यावरण स्वास्थ्य का उद्देश्य जान सकते हैं। जल की क्या आवश्यकता है, सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ बताइए। यही सब क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी का उद्देश्य बताइए। सैनिटेशन हो गया जो हम लोग यूज करते हैं बाथरूम का, वो सब सैनिटेशन के अंतर्गत आता है। इस तरह के बातें हैं। फिर और TSC इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। भारतीय ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये सब है। निर्मल गांव पुरस्कार NGPY क्या है, तो निर्मल गांव पुरस्कार योजना यानी कि स्वच्छता से रिलेटेड है। जो अपने गांव को सुंदर करेगा उसको प्रमाण पत्र देते हुए नगद राशि की पुरस्कार दिया जाता है। तो ये है NGPY योजना। फिर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स क्या है, तो BRC ग्राम पंचायत में जल सफाई विभाग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन तथा निरीक्षण का कार्य करता है। तो ये स्वच्छता में कॉरपोरेट जगत, यानी कि जो एक दूसरे के सहयोग करता है, तो स्वच्छता में उसका क्या भूमिका है, तो वो सब भूमिका बताना है। केंद्र सरकार और स्वच्छता आंदोलन के बात कर लेते हैं, तो इस पर प्रकाश डालना है दोनों के बीच। उसके बाद यहाँ पर है राज्य और स्वच्छता आंदोलन पर प्रकाश डालिए। फिर उसके बाद सुलभ इंटरनेशनल के विकास विवरण दे। सुलभ इंटरनेशनल के उद्देश्य, सुलभ इंटरनेशनल के कार्य बताया। तो इसके द्वारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सबको बताना है। स्वच्छ भारत अभियान से परिचय देना है। तो 2 अक्टूबर 1919 तक, मतलब 2014 को, ये 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान की शुरुआत किया गया। और 2 अक्टूबर 2019 तक सब परिवार में शौचालय रहना, इस तरह के बात बताया गया। तो जो महात्मा गांधी जी के सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए ये पहल की श्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य लिख सकते हैं। स्वच्छता क्यों जरूरी है वो उसका। फिर स्वच्छता पर गांधी जी के विचार के बारे में बताना है कि जहाँ स्वच्छ होगा वहीं पर अच्छे मानसिक विकास होगा। इस तरह से बात को एक्सप्लेन किया हुआ ये सभी में। फिर उसका नीचे देख लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये सभी बातें हैं। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के मार्ग का वर्णन करें। तो स्वच्छ भारत का कैसे हो सकता है, तो टेलीविज़न, राजनीति, खेल, व्यापार, ये सब जुड़ने के बारे में बताए हैं कि आप भी अपने आसपास साफ कीजिए और दूसरे को प्रेरित कीजिए। ऐसे स्मार्ट सिटी मिशन, तो सब सिटी को स्मार्ट की तरह चमकाना है। तो इस तरह के योजना ये था। उसके बाद इसी से रिलेटेड बात है, स्मार्ट सिटीज़ के चयन के विभिन्न कदम अपनाए गए हैं। ये कदम है प्रत्येक राज्य संघ, उसी से रिलेटेड है। इसमें कुछ खास नहीं है, सब तरह के क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। ग्रामीण एवं नगरीय समूह में स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम की आलमवारी उपयोगिता का वर्णन करना है यहाँ पर। फिर इसी से रिलेटेड भारत में स्वच्छता आंदोलन का वर्णन करना है, ये सब। उसके बाद यहाँ पर है कि ग्रामीण संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 में TSSC केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में कमी को देखते हुए 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान में बदला गया था। इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य था कि सभी घर में साफ सफाई, ग्रामीण दिनचर्या में गुणवत्ता लाना, ये सब बात है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना 2003 के बारे में ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो इस तरह से ये स्वच्छ भारत मतलब स्वच्छ के बारे में था। नगरीय समुदाय स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जवाहर, ये सब अलग अलग है। जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा BSUP, राष्ट्रीय आवास योजना, ये सब आया है। राष्ट्रीय शहरी निवास और आवासीय नीति 2007 में शहरी स्वच्छता नीति, एकीकृत नियम लगा, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब। फिर उसके बाद है स्वच्छ
स्वच्छता की आवश्यकता या महत्व का वर्णन, शारीरिक आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता, ये सब हो गया। तो इस तरह की बातें स्वच्छता का सामाजिक संस्था से के साथ वर्णन करना है। शैक्षणिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, ये सब है स्वच्छता के लिए। राजनीतिक संस्था, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, सुलभ शौचालय संस्थान। सामाजिक परिवर्तन में स्वच्छता की भूमिका, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसका क्या क्या भूमिका। वैचारिक परिवर्तन, मूल्य प्रतिमान के रूप में स्थापना, उच्चतर जीवन शैली हो गया, जजमानी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ग्राम पंचायत, संयुक्त परिवार, परंपरा और धर्म, ये सब। स्वच्छता और ग्रामीण समुदाय, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। फिर स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का यहाँ पे वर्णन करने के लिए कराया कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। इसका जितना डिटेल पढ़िए सब मिला जुला कर बात लिखा रहता है। और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा केंद्र सरकार द्वारा, इसी तरह के बात को आप लिख सकते हैं। खुराक संबंधी रोग, बैक्टीरिया से पैदा होने वाले रोग, ये सब जल से होने वाले यहाँ पर क्वेश्चन था कि तो इस तरह के क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। ऐसे पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।